वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोसी की आस। आज मैं आप लोग के साथ ALP CBT 2 के लिए जो आपका 15 दिन 15 मैराथन वाला बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग का क्लास चल रहा था, उसमें मैं आज आप लोग के साथ डे नंबर 7 बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग का मास वेट एंड डेंसिटी का टॉपिक का वीडियो लेके आई हूँ। किसका वीडियो लेके आई हूँ? मास वेट एंड डेंसिटी का। अगर आप इस सीरीज़ को शुरू से फॉलो कर रहे हैं, शुरू से देख रहे हैं, तो आपके बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग में 50 में से 50 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। क्योंकि मैं यहाँ पे आपको थ्योरी प्लस पूरा जितना भी प्रीवियस ईयर में जितने भी MCQ आए हुए हैं वो मैं सब यहाँ पे आपको करवा रही हूँ, ठीक है। तो आपको क्या करना है, बस इस सेशन को लाइक करना है, शेयर करना है और आपको पूरा शुरू से लेके एक एक चीज़ आपको देखना है, कोई चीज़ मिस आउट नहीं करना है, ठीक है। तो आपको जैसे कि पता है, मैंने अभी तक आपका लीवर एंड सिंपल मशीन, हीट एंड टेम्परेचर, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ और उसके बाद यूनिट एंड मेजरमेंट कंप्लीट करवा दिया। आज मैं जो आप लोग के साथ टॉपिक लेके आई हूँ मास वेट एंड डेंसिटी, उसके बाद मैं कल स्पीड एंड वेलोसिटी और वर्क पावर एनर्जी। तो आपका साइंस वाला पोर्शन पूरा कंप्लीट हो जाएगा परसों तक। उसके बाद सिर्फ आपका बचेगा कंप्यूटर और इंजीनियरिंग ड्राइंग, ठीक है, जिसमें इन्वॉल्वमेंट आपके सर कंप्लीट करवा रहे हैं, जो कि 2 दिन में ये भी क्या हो जाएंगे, आपके कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो आप अगर इस पूरे वीडियो को अगर देख लेते हो तो आपका बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग में कोई भी नंबर आपका काट नहीं सकता। और अगर आपको किसी को भी शॉर्ट नोट्स चाहिए, जैसे कि आपको पता है कि मैंने सारे का क्या किया है, शॉर्ट नोट्स क्रिएट किया है, ठीक है। तो अगर आपको किन्हीं को शॉर्ट नोट्स चाहिए तो वो मेरे नंबर 9430851094 पे क्या कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। उनको मैं शॉर्ट नोट्स 139 में प्रोवाइड कर दूंगी, क्योंकि आपके पास अब टाइम नहीं बचा है कि आप क्या करोगे, नोट्स बनाओगे, रिवीजन करोगे, क्योंकि अब जो आपके पास जो ये 10 दिन का टाइम है बस रिवीजन का टाइम है। तो अब आपके पास नोट्स बनाने का, न्यू कॉन्सेप्ट सीखने का टाइम नहीं है, ठीक है। और इसके साथ ही साथ आपको फॉर्मूला सीट भी दिया जाएगा बिल्कुल फ्री, ठीक है। फॉर्मूला सीट आपको इसलिए प्रोवाइड किया जाएगा ताकि अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हो, आप कहीं जर्नी में हो, या फिर एग्ज़ाम से 1 घंटा पहले, सेंटर पहुंचने से 1-1.5 घंटा पहले आप अगर एक बार पढ़ लेते हो तो सारा फॉर्मूला आपके दिमाग में आ जाएगा, जिससे आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन गलती नहीं करोगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं मास वेट एंड डेंसिटी, ठीक है। तो आप लोग को जैसा कि पता है कि जो हम लोग का यूनिवर्स है वो किससे बना हुआ है, मटेरियल से या मैटर से बना हुआ है। जो हम लोग का यूनिवर्स है वो किससे बना हुआ है, मैटर से बना हुआ है। यूनिवर्स के चारों ओर, बाहर, अंदर, कहीं भी क्या है, सब हम लोग के मैटर से बने हुए हैं। किससे बने हुए हैं, मैटर से। द मैटर इज द मटेरियल ऑफ विच एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स। सारा चीज क्या है आपका मेटल्स, पार्टिकल से बने हुए हैं, ठीक है। किससे बने हुए हैं, आपके पार्टिकल से। तो मास होता है क्या है, मास कुछ नहीं होता है, मास एक मीजर ऑफ द अमाउंट है। क्या है, मैटर जितना होता है उसको जितना भी उसका अमाउंट होता है, जितना मात्रा होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मास बोलते हैं। मास कुछ नहीं है आपका, मास इज द मीजर ऑफ द अमाउंट ऑफ मैटर इन ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट में कितना मैटर है, कितना पार्टिकल है, उसी के अमाउंट को, उसी के टोटल वैल्यू को हम लोग क्या बोल देते हैं, मास बोल देते हैं, या द्रव्यमान बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, द्रव्यमान। और जो ऑब्जेक्ट जितना जगह घेरती है, जितना ऑक्यूपाई करती है स्पेस, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, वॉल्यूम बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, वॉल्यूम। वॉल्यूम किसको बोलते हैं, जो ऑब्जेक्ट द्वारा घेरा गया स्थान है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, वॉल्यूम बोल देते हैं। और मास किसको बोलते हैं, ऑब्जेक्ट जो मैटर से बना हुआ है उसका कितना टोटल अमाउंट है, उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, मास बोल देते हैं। तो आप लोग को समझ में आया कि मास और वॉल्यूम क्या होता है। तो आप बोलिएगा यस मैम समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं डेंसिटी। तो डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी आपको ये बताता है, ये मेजर करके बताता है कि 1 मीटर क्यूब में, 1 मीटर क्यूब में आपके कितने मास हैं, कितने पदार्थ है, कितने मैटर हैं। क्या बताता है कि 1 मीटर क्यूब में पर यूनिट वॉल्यूम, 1 मीटर क्यूब में आपके कितने मास हैं, कितने वजन है। क्या है, कितने मास है, कितने वजन है सब्सटेंस का, ठीक है। ये आपको बताता है, इट टेल्स अस हाउ मच मैटर इज पैक्ड इनटू अ गिवन स्पेस। कोई स्पेस दिया गया है, उसमें जो मैटर है कितने पैक्ड हैं, कितने भरे हुए हैं, वो आपको कौन बताता है, डेंसिटी बताता है। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का डेंसिटी ज़्यादा होता है तो उसमें मटेरियल्स का, मैटर संख्या क्या होता है, ज़्यादा होता है। अगर डेंसिटी कम होता है तो वो कम भरा हुआ रहता है, ठीक है, सॉलिड नहीं होता है। तो ये बात हमेशा
याद रखिएगा। डेंसिटी जो आपका होता है वो कैसा क्वांटिटी होता है मैम, स्केलर क्वांटिटी होता है। कैसा क्वांटिटी होता है, स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि डेंसिटी के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। तो ये बात भी याद रखिएगा। डेंसिटी का जो आपका फॉर्मूला होता है वो होता है मास अपॉन वॉल्यूम। क्या होता है आपका, डेंसिटी बराबर होता है आपका मास अपॉन वॉल्यूम। क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। डेंसिटी को हम लोग रो से भी क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। किससे डिनोट कर देते हैं, रो से। तो ये बात याद रखिएगा। मास का ऐसा यूनिट क्या होता है मैम, केजी होता है। वॉल्यूम का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो मैम मीटर क्यूब होता है। तो डेंसिटी का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, केजी पर मीटर क्यूब हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, केजी पर मीटर क्यूब। और डेंसिटी का सीजीएस यूनिट क्या हो जाता है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्या होता है आपका, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ तक आप लोग को कोई दिक्कत समझने में। अब हम बात करते हैं मैम डेंसिटी का डायमेंशन कैसे लिखे आप, तो बताइए केजी को क्या लिख देंगे, एम का पावर 1 लिख देंगे। यहाँ पे m जो मीटर क्यूब है नीचे में, तो क्या हो जाएगा, l का पावर -3। बताइए कोई टाइम वगैरह है, नो मैम टाइम नहीं है, तो टाइम क्या हो जाएगा, 0। तो ये आपका क्या आ गया, आपका डेंसिटी का डायमेंशन आ गया। मैंने डायमेंशन लिखना आपको यूनिट एंड मेजरमेंट में सिखाया था, ठीक है। जो आपका पानी का डेंसिटी होता है वो कितना होता है, 1000 केजी पर मीटर क्यूब होता है। कितना होता है, 1000 केजी पर मीटर क्यूब। आपका जो मरकरी होता है, जो पारा होता है, उसका जो डेंसिटी होता है वो होता है 13600 पर केजी पर मीटर क्यूब। आपका जो आइस का डेंसिटी होता है वो होता है 917 केजी पर मीटर क्यूब। और जो आपका ऑयल होता है, आपका जो तेल होता है, उसका होता है 600 से 800 केजी पर मीटर क्यूब। समझ में आया आप लोग को यहाँ तक कोई दिक्कत। अब हम बात करते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी का। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी का मैंने यहाँ पे एक चीज़ और आप यहाँ पे याद रखिएगा कि जो आपका वेट होता है, क्या होता है मैम, वेट बराबर क्या होता है, मास इंटू क्या होता है, मास इंटू ग्रेविटी एक्सेलरेशन। क्या होता है, मास इंटू ग्रेविटी एक्सेलरेशन। क्या होता है आपका, m इंटू जी। क्या होता है, m इंटू जी। और वेट को हम लोग किससे दर्शाते हैं, मतलब उसका ऐसा यूनिट क्या होता है, तो मैम न्यूटन होता है। वेट भी क्या आपका एक तरह का फोर्स है, ठीक है। तो ये बात भी याद रखिएगा। अब चलिए, अब हम लोग बात करते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का। किसका बात करते हैं, ग्रेविटेशन का। ग्रेविटेशन आप लोग का क्या है, तो मैम ग्रेविटेशन एक तरह का फोर्स है जो हम लोग पे कौन लगाता है, तो अर्थ आप लोग पे क्या लगाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है। ग्रेविटेशनल फोर्स अगर नहीं रहता तो हम लोग अर्थ के सरफेस पे नहीं रह पाते, खड़ा नहीं हो पाते, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं कि दो आपका कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास क्या है, m1 है और m2 है, और ये एक दूसरे से r डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगता है वो इन दोनों के मास का क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और दूरी का क्या होता है, दूरी के स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है, इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो उन दोनों के जो मास हैं उनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, उनके गुना के, प्रोडक्ट के। और लेकिन जो उनका डिस्टेंस होगा उसके स्क्वायर के क्या होंगे, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। तो समझ में आया, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2 और F इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ R, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोग को समझने में, तो बोलिएगा नो। जैसे ये प्रोपोर्शनैलिटी हटता है तो एक कांस्टेंट आता है G। क्या आता है आपका, G एक कांस्टेंट आता है, ठीक है। G को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और इसका जो वैल्यू होता है वो होता है 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है। और जो आपका G होता है वो कभी नहीं बदलता है, हर जगह क्या होता है आपका, कांस्टेंट होता है। और ये जो G का वैल्यू था ये कौन दिए थे आपको, कैवेंडिश साहब दिए थे। कौन दिए थे आपको, कैवेंडिश साहब। तो ये बात भी याद रखिएगा। जो आपका वेट होता है, आपका जो वेट होता है बॉडी का, क्या होता है, मास इंटू आपका क्या होता है, मास इंटू m इंटू जी। जी क्या है यहाँ पे, एक्सेलरेशन है। कौन सा एक्सेलरेशन है मैम, तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। कौन सा एक्सेलरेशन है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। इसके बारे में हम आगे भी बात करेंगे। जो आपका अर्थ होता है जिस पे आप लोग रह रहे, पृथ्वी का वजन कितना है, तो 5.97219 इंटू 10⁻24 kg। पृथ्वी का रेडियस कितना है, तो 6371 किलोमीटर। डायामीटर कितना है, तो 12742 किलोमीटर। तो ये सब इम्पोर्टेंट उतना नहीं है, बट हाँ मैंने यहाँ पे बता दिया ताकि आप लोग को एक बार याद रहे, ठीक है।
अब जो हम लोग का जो पृथ्वी है ना वो क्या है, चपटा है। क्या है आपका, चपटा है। तो इसका जो रेडियस होता है ना, ये क्या होता है, रेडियस होता है। यस मैम, ये रेडियस होता है। तो जो आपका रेडियस होता है ना वो क्या होगा, आपका जो रेडियस होता है ये आपका, ये इसको जो हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं पोल। क्या बोलते हैं, पोल। और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इक्वेटर। क्या बोलते हैं, इक्वेटर। ठीक है। तो रेडियस जो होता है आपका इक्वेटर का ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू पोल। पोल का रेडियस क्या होता है आपका, कम होता है, और इक्वेटर का रेडियस क्या होता है, ज़्यादा होता है। क्योंकि देखिए इक्वेटर साइड वाला ज़्यादा फैला हुआ है और पोल वाला एरिया क्या होता है आपका, चपटा होता है। पृथ्वी आपका इसी तरह का आपका होता है। ये नहीं कि पृथ्वी पूरा आपका स्फेरिकल है। पृथ्वी जो आपका है वो एलिप्टिकल है। कैसा है, एलिप्टिकल है। ये बात हमेशा याद रखिएगा। ठीक है। आपका जो मून्स का ग्रेविटी होता है, जो आपका मून का जो ग्रेविटी होता है, जो चंद्रमा का ग्रेविटी होता है, वो अर्थ के ग्रेविटी का 1/6 भाग होता है। कितना होता है, 1/6 भाग होता है। इसीलिए जो मून पे वजन होता है वो अर्थ के वजन का कितना हो जाता है, 1/6 हो जाता है। अगर आपसे कोई पूछे कि डब्लू मून बराबर कितना होगा, तो डब्लू अर्थ बाई क्या हो जाएगा, 6। क्या हो जाएगा, अर्थ का। अगर आपका मान लीजिए वजन यहाँ पे 120 किलो, ठीक है, कितना, 120 न्यूटन है, तो आपका यही वजन जा करके आपके मून पे क्या हो जाएगा, 120/6 कर दीजिएगा तो 20 न्यूटन हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 20 न्यूटन, मतलब डिवाइड बाई 6 हो जाता है। ये बात हमेशा याद रखिएगा। जो आपका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है ना, हाइट बढ़ने पे और डेप्थ बढ़ने पे क्या होता है, डिक्रीज करता है। या तो आप पृथ्वी से ऊपर जाइए, पृथ्वी के सरफेस से ऊपर जाइए ऊंचाई पे, तब भी आपका क्या होगा, ग्रेविटी एक्सेलरेशन जो जी का वैल्यू होता है वो क्या होता है, घटता है। या फिर पृथ्वी के सरफेस से नीचे जाइए, सेंटर की ओर जाइए, तब भी आपका जो जी का वैल्यू होता है वो क्या होता है, आपका घटता है। तो ये बात हमेशा रखिएगा। जो आपका जी का वैल्यू होता है वो पोल पे क्या होता है, मैक्सिमम होता है, और इक्वेटर पे क्या होता है आपका, मिनिमम होता है। इक्वेटर पे क्या होता है आपका, मिनिमम होता है, और पोल पे क्या होता है आपका, मैक्सिमम होता है। किसका वैल्यू मैम, जी का वैल्यू। ठीक है। जी क्या है यहाँ पे, तो जी आपका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। क्या है यहाँ पे आपका, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। ठीक है। सेंटर ऑफ अर्थ पे आपका जो जी का वैल्यू होता है वो 0 हो जाता है। क्या हो जाता है आपका, जी का वैल्यू 0 हो जाता है। इसीलिए कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछेगा ना कि बताइए आपका पृथ्वी के केंद्र पे आपका वजन कितना होगा, तो आप क्या बोलिएगा, 0 न्यूटन। क्या बोलिएगा, 0 न्यूटन। लेकिन आपसे अगर कोई पूछे कि आपका पृथ्वी पे द्रव्यमान कितना होगा, पृथ्वी के सेंटर पे कि बीच में जो उसका पृथ्वी का जो सेंटर है उसका आपका द्रव्यमान सेंटर पे क्या होगा, मास कितना होगा, तो मास जो आपका वजन होगा, जैसे आप 40 किलो का है तो 40 किलो के ही रहिएगा। ठीक है। आपका वजन बढ़ता घटता है, मास नहीं बढ़ता घटता है। ये बात हमेशा दिमाग में याद रखिएगा। जो आपका वजन होता है, वेट होता है, वो घटता बढ़ता है, बट आपका जो मास होता है, द्रव्यमान होता है, वो सब जगह कांस्टेंट रहेगा। चाहे आप चांद पे रहिए, पृथ्वी पे रहिए, पृथ्वी के ऊपर रहिए, पृथ्वी के नीचे रहिए, या पृथ्वी के सेंटर पे रहिए। समझ में आया आपको यहाँ तक। अब चलिए हम लोग बात करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स का। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, ये हम लोग को कौन लगाता है, ये पृथ्वी द्वारा लगाया हुआ क्या है, एक बल है। क्या है, इट इज फोर्स विच किसके द्वारा लगाया जाता है, टू अर्थ के द्वारा क्या लगाया जाता है, हमारे ऊपर एक फोर्स लगाया जाता है, जिसको हम लोग कौन सा फोर्स बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। और जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ना, उसका जो नेचर होता है वो अट्रैक्टिव फोर्स होता है। क्या होता है आपका, अट्रैक्टिव फोर्स। ये कभी आप पे रिपल्सिव फोर्स नहीं लगाएगा, ये हमेशा क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। क्या करता है, हमेशा अट्रैक्ट करता है। कभी आप देखें पेड़ से जो एप्पल होता है हमेशा पृथ्वी की ओर आके क्या होता है, गिरता है, ऊपर कभी जाता है नहीं। तो अट्रैक्शन जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो हमेशा कैसा फोर्स लगाता है आपका, अट्रैक्टिव फोर्स लगाता है। ये आपके मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है, चाहे पानी हो, चाहे हवा हो, चाहे शीशा हो, हर जगह आपका क्या लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स आपका लगेगा ही लगेगा। ठीक है। क्या लगेगा आपका, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। और ये जो फोर्स होता है ये नॉन कांटेक्ट फोर्स होता है। इसको लगने के लिए आपको कांटेक्ट में रहने का जरूरत नहीं है। चाहे आप कांटेक्ट में रहिए, चाहे हवा में रहिए, इस पे आपको हमेशा ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा ही लगा। क्या एप्पल आपके अर्थ के कांटेक्ट में रहता है, नहीं मैम, फिर भी वो आके नीचे ही गिरता है। तो इससे ये आपको पता चलता है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो नॉन कांटेक्ट फोर्स है। कैसा फोर्स है, नॉन कांटेक्ट फोर्स है। और जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो कंजर्वेटिव फोर्स होता है। क्या होता है, कंजर्वेटिव फोर्स होता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं, और ग्रेविटेशनल फोर्स निकालने का क्या फॉर्मूला बताए थे, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बाई r स्क्वायर, और F प्रोपोर्शनैलिटी हटाते तो F बराबर क्या आता है आपका, G m1 बाई m2 बाई
आर स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको समझने में? तो आप बोलिएगा नो मैम। अब आपका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होता है? तो जो अर्थ हम पे फोर्स लगाता है उसकी वजह से हम लोग का जो बॉडी मूव करता है और उसकी वजह से क्या होता है? एक्सेलरेशन जनरेट होता है। क्या होता है? एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन हम लोग ग्रेविटी द्वारा, जो अर्थ द्वारा जो जनरेट किया गया एक्सेलरेशन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रेविटी एक्सेलरेशन। तो जो ये आपका इसका वैल्यू जो होता है जी बराबर जो होता है आपका जी, यहाँ पे एम जो क्या है? मास ऑफ अर्थ, और आर क्या है? रेडियस ऑफ अर्थ। एम ई क्या है आपका? ये पॉइंट यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा छोटा सा में कहीं पे। एम ई बराबर यहाँ पे मास ऑफ अर्थ है, अर्थ का वजन है, क्या है? अर्थ का वजन है, और आर ई क्या है यहाँ पे? रेडियस ऑफ अर्थ है। क्या है? रेडियस ऑफ अर्थ है। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखेगा। और जी यहाँ पे क्या है? तो मैम जी यहाँ पे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। ये फॉर्मूला याद रखिएगा। ये फॉर्मूला आपका तो बेसिक हुआ। क्या हुआ आपका? बेसिक हुआ। ठीक है, ये फॉर्मूला हर जगह अप्लाई होगा। क्या होगा? हर जगह अप्लाई होगा। आपसे क्वेश्चन पूछ देता है कभी कभी कि मान लीजिए कोई ऐसा प्लैनेट है जिसका अर्थ पे वजन क्या है? अर्थ जिसका वजन जो है अर्थ के वजन का दुगना है। ऐसे पूछ देता है आपसे क्वेश्चन कि अर्थ के वजन का क्या है? उसका वजन दुगना है। ठीक है, और उसका जो रेडियस है अर्थ के रेडियस का 4 गुना है। तो बताइए उस पे जो वहां पे जो ग्रेविटी एक्सेलरेशन होगा वो अर्थ का कितना गुना होगा? तो ये सब क्वेश्चन बनाने में आपका ये फॉर्मूला बहुत ही हेल्प करता है। क्या होता है? जी बराबर छोटा जी बराबर बड़ा जी इंटू एम ई बटा आर ई का स्क्वायर। एम ई क्या है मैम? तो अर्थ का वजन है, और आर ई क्या है? यहाँ पे रेडियस ऑफ अर्थ है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। जो हम लोग वैल्यू ले लेते हैं जी बराबर 9.81 कभी सोचे हैं कहाँ से आए? जिसको अप्रॉक्स लेके 10 मान लेते हैं, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इजी के लिए। तो ये कहाँ से आता है? देखिए जी का वैल्यू आपका क्या बताए थे मैम? 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11। मास ऑफ अर्थ कितना बताया था मैंने? 5.92 इंटू 10 टू द पावर 24 kg। ठीक है, और रेडियस क्या होता है? 6400 गुना 10 का पावर 2। ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपका? स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको? अब बताइए, सॉरी यहाँ पे बस ये होगा। ठीक है, तो इसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो इसका जब पूरा वैल्यू सॉल्व करेंगे तो ये जो आपका आता है कितना आता है? 9.81 इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना आता है? 9.81 इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट क्या होता है मैम? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। यहाँ तक आप लोग को कोई दिक्कत समझने में यहाँ तक क्लियर है आपको? तो अब हम बात करते हैं जो मेरा अर्थ होता है, अगर हम अर्थ के बाहर जाते हैं, आउटसाइड जाते हैं, तो जो आपका जी का वैल्यू होता है वो क्या होता है? 1 बाई डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर ई स्क्वायर के। अगर आपका रेडियस बढ़ते जाएगा तो आपका जी का वैल्यू क्या होगा? घटेगा। क्या होगा? जी का वैल्यू घटेगा। और ये देखिए ये स्क्वायर से क्या होता है? बढ़ता है, और ये क्या होता है? घटता है। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। इनसाइड अर्थ क्या होता है? अगर रेडियस नीचे भी जाता है तब भी क्या होता है? आपका जी का वैल्यू घटता है, क्योंकि आप अगर अर्थ के नीचे जाइएगा तब भी तो रेडियस कमता ही जाएगा ना, कमता ही तो जाएगा। तो ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। जो आपका वैल्यू ऑफ जी होता है वो बहुत बातों पे निर्भर करता है, चेंज करता है। अगर अर्थ का शेप चेंज हो जाएगा तब भी क्या होगा? जी का वैल्यू बदलेगा। अगर रेडियस बढ़ेगा तो जी घटेगा, अगर रेडियस घटेगा तो जी क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। अर्थ के रोटेशन पे भी डिपेंड करता है, हाइट पे भी डिपेंड करता है, डेप्थ पे भी डिपेंड करता है, और आपका जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है वो कभी नहीं बदलता है, वो हमेशा क्या होता है? सेम रहता है। आपका बदलता क्या है? तो मैम एक्सेलरेशन बदलता है, ग्रेविटी एक्सेलरेशन बदलता है। क्या होता है? ग्रेविटी एक्सेलरेशन चेंज करता है, ना कि आपका यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। आपका मून के लिए जो ग्रेविटी एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है? अर्थ का 1/6 भाग होता है। ये मैंने पहले भी आपको बताया था। अगर आपसे पूछे कि आप अर्थ सरफेस से कुछ ऊंचाई तक जाते हो तो आपका ग्रेविटी एक्सेलरेशन का वैल्यू निकालने का क्या होता है? फॉर्मूला होता है। क्या होता है? GH बराबर होता है जी आपका नॉर्मल वैल्यू अर्थ का +1 + h बटा आर ई का होल स्क्वायर। आर ई यहाँ पे क्या है? रेडियस ऑफ अर्थ है। अगर आप डेप्थ में जाते हो, अर्थ सरफेस से आप अंदर चले जाते हो, गड्ढा खोद के आप अंदर जाते हो, तब क्या होता है? जी का वैल्यू जी इंटू 1 - d बाई आर ई। डी यहाँ पे क्या है? तो डी आपका डेप्थ है। डी क्या है? डेप्थ है। और एच क्या है? यहाँ पे हाइट है। एच क्या है? यहाँ पे हाइट है। ये बात हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्पेसिफिक वॉल्यूम का। किसका?
स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है, ये डेंसिटी का उल्टा होता है। क्या होता है, डेंसिटी का इन्वर्स होता है। क्या होता है, डेंसिटी का इन्वर्स होता है। और इसका क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वॉल्यूम अपॉन मास। क्या हो जाएगा, वॉल्यूम अपॉन मास, जिसको आप लोग मीटर क्यूब पर केजी भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, मीटर क्यूब पर केजी। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। अब बात करते हैं आपके स्पेसिफिक वेट का। क्या क्या बात करते हैं, वेट का। हम लोग पहले पढ़ रहे थे क्या, स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम अपॉन मास। लेकिन जब आपका स्पेसिफिक वेट पूछे तो ये रेशियो किसका होता है, वेट अपॉन वॉल्यूम का होता है। किसका होता है, वेट अपॉन वॉल्यूम का। जैसे आपका मास डेंसिटी रहता है तो क्या हो जाता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो वैसे यहाँ पे ये वेट डेंसिटी या फिर वेट वॉल्यूम स्पेसिफिक वेट बोल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, वेट अपॉन वॉल्यूम, न्यूटन पर मीटर क्यूब। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं पहले यहाँ पे कि आपका ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होता है और एस्केप वेलोसिटी क्या होता है। तो जो आपका ऑर्बिटल वेलोसिटी हम उसको बोलते हैं, जो हम लोग का सैटेलाइट होता है उसका मिनिमम वेलोसिटी, ताकि वो सैटेलाइट जो हो सके, हमारा जो अर्थ है उसके ऑर्बिट के चारों ओर क्या लगा सके, चक्कर लगा सके। उस सैटेलाइट का मिनिमम वेलोसिटी, जिसके कारण वो अर्थ का क्या लगा सके, उस ऑर्बिट में चक्कर लगा सके। क्या लगा सके, चक्कर लगा सके। सैटेलाइट क्या करता है, आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि ऊपर में क्या हो रहा है, आपके स्पेस में क्या क्या हो रहा है, कौन सा देश क्या करने वाला है, ये सब का पता लगाता है। कहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है उसका फोटो वगैरह खींच के साफ साफ इमेजेस आपको इंफॉर्मेशन वगैरह प्रोवाइड करता है। तो आपको पता है कि आप लोग का अर्थ भी क्या होता है, घूमते रहता है, घूमते रहता है, 24 घंटा घूमते रहता है। तो अगर बताइए, अगर आप सैटेलाइट भेजोगे तो आप ऐसा सैटेलाइट भेजोगे ना जो अर्थ के साथ ही क्या करे, रोटेट करे। तो उसी वेलोसिटी को, जो मिनिमम वेलोसिटी चाहिए सैटेलाइट को, जिससे वो अर्थ के अराउंड, अर्थ के ऑर्बिट के अराउंड क्या करते रहे, घूमते रहे, तो उस वेलोसिटी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल वेलोसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल वेलोसिटी। यस मैम, यहाँ तक हमको समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं स्केप वेलोसिटी का। किसके बारे में बात करते हैं, स्केप वेलोसिटी का। तो स्केप वेलोसिटी क्या होता है, ये भी मिनिमम वेलोसिटी होता है, जिससे आपका कोई बॉडी अगर अर्थ पे है तो हम उस बॉडी को ऐसा मिनिमम वेलोसिटी से फेंकें ताकि वो अर्थ सरफेस को क्या कर दे, वर्टिकली छोड़ दे और कहाँ पास कर जाए, ग्रेविटेशनल फील्ड को छोड़ के वो कभी वापस ही ना लौटे। ऐसा वेलोसिटी जिससे हम कोई बॉडी को फेंकें और वो कभी हमारे अर्थ पे वापस ना आ सके, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्केप वेलोसिटी। स्केप मतलब क्या होता है, बच के भाग जाना। वैसे वेलोसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्केप वेलोसिटी। और ऑर्बिटल वेलोसिटी को हम वी नॉट से डिपेंड करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, वी नॉट से, और स्केप वेलोसिटी को वी से। तो इन दोनों के बीच में क्या होता है, रिलेशन होता है। क्या होता है, रिलेशन होता है। रिलेशन बिटवीन किसके किसके बीच में, तो रिलेशन होता है आपके बीच में ऑर्बिटल एंड स्केप वेलोसिटी के। क्या होता है, वी बराबर होता है √2 टाइम्स ऑफ वी नॉट। ठीक है, आपसे पूछ लेगा कि आपका अर्थ जो है उसका ऑर्बिटल वेलोसिटी कितना है, तो कितना हो जाएगा, 7.98 किलोमीटर पर सेकेंड। क्या हो जाएगा, 7.98 किलोमीटर पर सेकेंड। और उसका स्केप वेलोसिटी कितना है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब समझ रहे हैं आप, अगर आपको किसी वस्तु को इस अर्थ सरफेस से, मतलब ग्रेविटेशनल से अगर बाहर फेंकना है, तो आपको एक सेकेंड में कितना किलोमीटर, 11.2 किलोमीटर की स्पीड से उसको क्या करना पड़ेगा, फेंकना पड़ेगा, ताकि वो क्या हो जाए, बाहर हो जाए। ठीक है, देख रहे कितना स्पीड है, एक सेकेंड में 11.2 किलोमीटर, मतलब बहुत बड़ा स्पीड है। ठीक है, बहुत बड़ा वेलोसिटी है। अब हम बात करते हैं जो आपका ऑर्बिटल वेलोसिटी होता है, उसका जो फॉर्मूला होता है, ग्रेविटी अंडर रूट ग्रेविटी कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटी कांस्टेंट, मास ऑफ अर्थ बटा रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है, ये भी याद रख लीजिएगा, मीटर पर सेकेंड या किलोमीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, और जो आपका स्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है √2g/re। जी यहाँ पे क्या है मैम, ग्रेविटी एक्सेलरेशन है। ठीक है, और आर क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ है। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी और रिलेटिव डेंसिटी का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ये क्या होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, कोई भी किसी भी फ्लूइड या किसी भी ऑब्जेक्ट का डेंसिटी बटा स्टैंडर्ड फ्लूइड, या फिर स्टैंडर्ड फ्लूइड में हम लोग किसको मानते हैं, पानी का डेंसिटी। क्या मानते हैं, पानी का डेंसिटी। तो जो आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है वो क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का डेंसिटी और बटा डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। स्टैंडर्ड फ्लूइड हम लोग कैसे कैसे एज्यूम करेंगे, तो जब आपका लिक्विड या सॉलिड रहेगा तो स्टैंडर्ड फ्लूइड आपका वाटर हो जाएगा। लेकिन अगर कोई गैस रहता है तो उसका स्टैंडर्ड फ्लूइड क्या होता है, एयर होता है। और इसका जो एयर का जो डेंसिटी होता है वो 1.21 क्या होता है,
1.21 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है। और वाटर का कितना होता है मैम, 1000 क्या होता है किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो ये बात हमेशा याद रखिएगा। ये आपका क्या होता है, रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला होता है। डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बटा डेंसिटी ऑफ वाटर लिख सकते हैं। अगर गैसेस रहेगा तो डेंसिटी ऑफ क्या लिखेंगे, एयर लिखेंगे। ठीक है, और ये जो होता है आपका यूनिटलेस क्वांटिटी होता है। कैसा होता है, यूनिटलेस क्वांटिटी। इसका कोई ऐसा यूनिट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि ऊपर भी डेंसिटी नीचे भी डेंसिटी, तो डेंसिटी क्या हो जाएगा आपका, कट जाएगा। ठीक है, वाटर का जो सबसे हाईएस्ट डेंसिटी होता है वो कौन से टेम्परेचर पे होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पे। और कितना होता है मैम, तो 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है। ये बात याद रखिएगा कि जो आप लोग डेंसिटी का फॉर्मूला जो आप लोग यूज करते हो, डेंसिटी का जो वैल्यू लेते हो 1000 केजी पर मीटर क्यूब, वो कौन से टेम्परेचर पे होता है, तो वो 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। कौन से टेम्परेचर पे होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। ठीक है, आपका जो मरकरी का रिलेटिव डेंसिटी होता है वो कितना होता है, 13.6। वो कैसे हम लोग निकाले, क्योंकि हम लोग आरडी बराबर क्या पढ़े हैं, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। तो डेंसिटी ऑफ यहाँ पे क्या है, मरकरी, तो Hg बटा क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ वाटर, क्या हो जाएगा आपका, डेंसिटी ऑफ वाटर। तो आपको बताइए मरकरी का डेंसिटी मैंने बताया था रो कितना, तो 13600। और पानी का कितना हो जाएगा, 100 तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, तो कितना हो जाएगा, 13.6। देखिए मैंने पहले ही लिख दिया और कोई यूनिट नहीं लिखा, क्योंकि ये रिलेटिव डेंसिटी के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। ठीक है, अब हम बात करते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का। किसके बारे में, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। मैम ये क्या होता है, तो ये क्या होता है ना, कोई मास बॉडी को, कोई बड़ा बॉडी को इन्फिनिटी से ग्रेविटेशनल फील्ड में लाने वाला जो काम होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। और ये बिना एक्सेलरेशन के किया जाता है। और इसका फॉर्मूला होता है U बराबर -G इंटू M। M क्या है आपका, यहाँ पे आपका मास ऑफ अर्थ है, और M क्या है, जो आप ऑब्जेक्ट को लेके आ रहे हैं ग्रेविटी फील्ड में, बटा R, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, ये जो निगेटिव साइन होता है ये दिखाता है अट्रैक्शन फोर्स को, क्योंकि जो ग्रेविटी फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फील्ड होता है, क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। अगर आपका R इन्फिनिटी हो गया, जो डिस्टेंस है वो अनंत हो गया, तो आपका जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो 0 हो जाता है, मतलब मैक्सिमम वैल्यू। क्योंकि माइनस लगा होती तो ऑलरेडी छोटा है, और 0 क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा वैल्यू हो जाएगा। समझ में आ रहा है। अब आप लोग एक बात नोटिस किए हैं कि आप लोग का जो पानी होता है, जब हम पानी में कोई काटी वगैरह डालते हैं तो वो क्या होता है, डूब जाता है। लेकिन इतना बड़ा बड़ा जहाज वगैरह जो चल रहा है वो नहीं डूबता है। ऐसा क्यों होता है, तो ये फ्लोटिंग के लॉ की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है, फ्लोटिंग के लॉ की वजह से। इसमें क्या होता है ना, अगर जिस ऑब्जेक्ट का डेंसिटी पानी के डेंसिटी से क्या होगा, वाटर के डेंसिटी से कम रहेगा, क्या रहेगा, पानी के डेंसिटी से कम रहेगा, तो वो पानी के ऊपर क्या करेगा, तैरेगा। क्या करेगा, तैरेगा। और जैसे ही किसी भी ऑब्जेक्ट का डेंसिटी पानी के डेंसिटी से ज़्यादा हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। ठीक है, तो ये बात हमेशा याद रखिएगा। और ये चीज़ आपको बताए थे आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहता है ए बॉडी इमर्स इन फ्लूइड एक्सपीरियंस एंड अपथ्रस्ट। जब कोई बॉडी को हम पानी में डुबाते हैं ना, तो उस पर एक फोर्स लगता है। क्या लगता है, फोर्स लगता है। और वो फोर्स किसके बराबर होता है, जैसे ही आप किसी बॉडी को, किसी भी ऑब्जेक्ट को पानी में डुबाएंगे, तो ये जो ऑब्जेक्ट है कुछ ना कुछ पानी तो बाहर निकालेंगे ना, क्योंकि ये पानी के बदले का क्या ले रहा है, स्पेस ले रहा है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी। और ये जो फोर्स होता है, ये जो फोर्स लगता है, अब ये जो फोर्स लग रहा है थ्रस्ट फोर्स, ये किसके बराबर होता है, जो पानी निकला, जो पानी का जो वेट होगा, जो पानी जो डिस्प्लेस्ड हुआ, जो पानी निकल गया, जो पानी बह गया, उसके वजन का क्या होता है, बराबर होता है। उसके वजन का क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो इसी फोर्स को हम लोग क्या बोल देते हैं, बायोएंसी फोर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उत्प्लावक बल। क्या बोलते हैं, उत्प्लावक बल या बायोएंसी फोर्स। जब कोई ऑब्जेक्ट को हम लिक्विड में इमर्स करते हैं तो उसके ऊपर एक फोर्स लगता है, जो बॉयंट फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, हम लोग बॉयंट फोर्स बोलते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं लॉज ऑफ फ्लोटिंग का। क्या का बात करते हैं, लॉज ऑफ फ्लोटिंग का। तो फ्लोटिंग का लॉस क्या होता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट का वेट आपका किससे ज़्यादा हो, आपके जो बायंट फोर्स है उससे ज़्यादा हो, तो आपका ऑब्जेक्ट क्या होगा, कंटिन्यूली क्या करेगा, डूबेगा। क्या करेगा, डूबेगा। सबसे पहले तो उसका जो वेलोसिटी होगा डूबने का वो बहुत ही ज़्यादा होगा, फिर बाद में एट कुछ समय के बाद वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा,
कांस्टेंट हो जाएगा। ये बात हमेशा याद रखिएगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट का वेट और उसका बुयांसी फोर्स बराबर है तो वो ऑब्जेक्ट क्या होंगे, फ्लोट करेंगे, तैरेंगे इक्विलिब्रियम कंडीशन में। कुछ पार्ट क्या होगा, सबमर्ज्ड रहेगा और कुछ पार्ट क्या रहेगा, पानी के अंदर रहेगा और कुछ पार्ट पानी के बाहर रहेगा। ये बात हमेशा याद रखिएगा। अगर किसी ऑब्जेक्ट का वेट बुयांसी फोर्स से क्या है, कम है, क्या है, बुयांसी फोर्स से कम है, तो ऑब्जेक्ट जो होगा ऊपर उठते जाएगा, तब तक ऊपर उठेगा जब तक बुयांसी फोर्स का वैल्यू क्या ना हो जाए, बराबर ना हो जाए घट के। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग हमेशा याद रखिएगा। और एक और चीज आप लोग याद रखिएगा कि अगर आपका डेंसिटी, पानी का डेंसिटी, ठीक है, वाटर का डेंसिटी, अगर पानी का डेंसिटी ज़्यादा है और आपका जो ऑब्जेक्ट है उसका डेंसिटी कम है, किसका डेंसिटी, देखिए मैं आपको क्या समझा रही हूँ, ये बात हमेशा याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, देखिए अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है, उसका डेंसिटी अगर क्या रहेगा, कम रहेगा, क्या रहेगा, कम रहेगा, किससे, पानी के डेंसिटी से, किससे, पानी के डेंसिटी से, तो वो क्या करेगा, फ्लोट करेगा, क्या करेगा, आपका फ्लोट करेगा। ठीक है, अगर किसी ऑब्जेक्ट का डेंसिटी क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए पानी के डेंसिटी से, तो वो क्या कर जाएगा, सिंक कर जाएगा, डूब जाएगा। ये बात भी हमेशा याद रखिएगा। एक तो बुओयंट फोर्स और एक आपको वेट के कॉन्सेप्ट में सिखाया और एक आपको मैंने डेंसिटी के कॉन्सेप्ट में सिखाया कि कब बॉडी ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा और कब सिंक कर जाएगा। ठीक है, जैसे आप देखते हैं ना कि जो आपका बर्फ होता है वो क्या करता है, पानी के ऊपर तैरता है, क्या होता है, पानी के ऊपर तैरता है। ऐसा क्यों होता है आपका, क्योंकि जो आपका बर्फ होता है उसका डेंसिटी होता है 917 और पानी का डेंसिटी जो होता है वो आपका कितना होता है, 1000। तो देखिए 1000 से क्या है, 917 क्या है, कम है, क्या है, 917 कम है, इसीलिए ये क्या करता है, आपका तैरता है। या फिर आप तेल देख लीजिए, तेल का डेंसिटी 600 से 800 होता है और पानी का डेंसिटी कितना हो जाएगा, 1000। तो 600 से 800 डेंसिटी है, तो ये भी क्या होता है, तेल भी आपका पानी के ऊपर क्या होता है, तैरता है। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, और हम लोग का जो जहाज होता है ना, उसको इस तरह से बनाया जाता है ताकि उसका जो डेंसिटी हो वो कम हो, किसके कंपैरिजन में, पानी के कंपैरिजन में। ये बात हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, अब बुओयंट फोर्स के बारे में मैंने क्या बताया कि जितना फ्लूइड डिस्प्लेस्ड होता है, जितना लिक्विड बाहर निकलता है उसी के बराबर होता है। तो वेट कैसे निकालते हैं, मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। और हम लोग क्या जानते हैं कि डेंसिटी बराबर, हम लोग क्या पढ़े हैं, रो बराबर पढ़े हैं मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास यहाँ से लिख सकते हैं रो इंटू वी, यस मैम लिख सकते हैं रो इंटू वी इंटू जी। तो ये आपका क्या हो गया, बुओयंट फोर्स का फॉर्मूला हो गया। ये भी कैसा होगा, न्यूटन में होगा, क्योंकि फोर्स क्या होता है आपका, न्यूटन में ही होता है। ठीक है, अब कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन पूछ देता है कि अगर दो लिक्विड को सेम वेट है, उसका इक्वल वेट है, उसको हम लोग मिक्स्ड कर देते हैं, क्या कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं, और उनका डेंसिटीज है रो1 रो2। तो मिक्सचर का पूरे का डेंसिटीज क्या होगा, तो क्या हो जाता है 2 रो1 इंटू रो2 बाई रो1 प्लस रो2। तो ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अब एक कभी कभी आपसे फॉर्मूला पूछ देता है कि रिलेटिव डेंसिटी आप निकालिए, कैसे, जब आपका कोई ऑब्जेक्ट हवा में है और जब हम उसको ऑब्जेक्ट को पानी में डुबाए, तो क्या होता है फॉर्मूला, W एयर, जितना वेट एयर में है बटा W एयर माइनस W वाटर, जितना पानी में वेट है उसको। ठीक है, तो ये भी आपका क्या होता है, रिलेटिव डेंसिटी निकालने का ये भी क्या है फॉर्मूला, और ये भी यूनिटलेस क्वांटिटी है। ठीक है, तो यहाँ तक आपका मास, वेट एंड डेंसिटी क्या हो गया, आपका कंप्लीट हो गया। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन लगाते हैं। देखिए आपका क्या कह रहा है, आपका पहला क्वेश्चन कह रहा है ए 10 न्यूटन। ये आपका ये फिजिक्स एंड मैथ जहाँ जहाँ पे लिखा हुआ रहेगा वो समझ जाएगा, आपका नहीं है, ये टेक्नीशियन वालों का है। ठीक है, फिर भी मैं क्वेश्चन आपका मतलब जो जो इम्पोर्टेंट लगेगा वो करवा दूंगी, बाकी ALP CBT 2 का करवाऊंगी। ठीक है, क्या कह रहे हैं, ए 10 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी। एक आपका 10 न्यूटन का जो फोर्स है वो आपके बॉडी पे क्या हो रहा है, अप्लाइड हो रहा है, और ये जो है एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। तो पूछ रहा है बॉडी का मास क्या होगा। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। F बराबर क्या होता है मेरा, m में होता है। ठीक है, F बराबर क्या होता है मेरा, m में होता है। F दिया हुआ है 10 और मास कितना दिया हुआ है आपका, मास आपका निकालना और एक्सेलरेशन दिया हुआ है 2। तो m बराबर क्या हो जाएगा 10/2, मतलब 5 kg इसका मास हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5 kg। ठीक है, यहाँ तक तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। मैं एक और स्लाइड खोल लेती हूँ ताकि आपको बढ़िया से समझ में आए। ठीक है, चलिए अब दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरा
मेरा दूसरा क्वेश्चन कह रहा है आपका कि आपका फोर्स दिया हुआ है कितना 250 न्यूटन का, कितना का 250 न्यूटन का आपका फोर्स दिया हुआ है और इसको जो मोमेंट रिक्वायर्ड हुआ है वो डेल्टा पी का वैल्यू दिया हुआ है मोमेंटम का 125 किलोग्राम पर सेकेंड और आपसे टाइम पूछ रहा है टी पूछ रहा है। तो हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, एफ बराबर जो होता है मेरा डेल्टा पी बाई डेल्टा टी होता है, मतलब चेंज इन मोमेंटम होता है। क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम। तो आपको डेल्टा पी का तो वैल्यू दिया हुआ है, फोर्स का भी वैल्यू दिया हुआ है 250 न्यूटन और डेल्टा पी का वैल्यू आपका दिया हुआ है 125। तो टाइम क्या हो जाएगा यहाँ से? टाइम हो जाएगा 125 बाई 250। तो ये कितना हो जाएगा? जब इसको डिवाइड दीजिएगा ये 5 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, 1/2 मतलब 0.5 सेकेंड इसका क्या होगा? आंसर होगा। ये भी आपके टेक्नीशियन का क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कह रहा है? 2 स्फेयर है मासेस का, मतलब 2 गोला स्फेयर है। ठीक है, एक m है और एक m है, छोटा m है और इसको हम लोग क्या करते हैं, ये अभी एयर में है और इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है इन दोनों के बीच में F। ठीक है, अब हम इसको क्या करते हैं, इनके बीच में कोई अलग तरह का लिक्विड फिल कर देते हैं जिसका स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है? 3 होता है। तो पूछ रहा है कि जो इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा। तो आपको एक बात बता देते हैं, जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है m बाई क्या होता है मेरा F जो आता है आपका डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है r² के और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास ऑफ प्रोडक्ट्स के। ये कहीं पे भी और F बराबर आपका फॉर्मूला होता है Gm/r²। ठीक है, कहीं पे ये आपके मीडियम पे आपके ये डिनोट नहीं करता है, कहीं पे ये आपके जो इन दोनों के बीच में जो मीडियम होता है इसको आप पानी में ले जाइए, एयर में ले जाइए, वैक्यूम में ले जाइए, जितना ग्रेविटेशनल फोर्स इन दोनों पे लग रहा है कहीं भी तो सेम ही लगेगा। तो इस पर कौन सा फोर्स? F ही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरा? देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, 3 पार्टिकल्स है और सबका मास क्या है? m है। क्या है इसका मास? m है और ये 3 कॉर्नर्स इक्विलेटरल ट्रायंगल्स है। ये मेरा ये इक्विलेटरल ट्रायंगल्स है, मतलब ये साइड और ये साइड क्या है? बराबर है और इनके तीनों कॉर्नर पे m क्या है? मास रखा हुआ है। ठीक है, और इनके साइड्स कितने हैं? ए। तो पूछ रहा है जो फोर्स होगा वो एक्सर्ट करेगा वो कितना होगा मिड पॉइंट ऑफ साइड पे। ठीक है, तो ये जो F बराबर जो फॉर्मूला होता है याद कर लिए 4Gm² बाई क्या हो जाता है? 3a² हो जाता है, 4Gm² बाई 3a²। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्या कह रहा है मेरा? इसमें क्या कह रहा है कि आपका जो क्वांटिटी है मोशन का वो किस में रिप्रेजेंट करता है? बेस्ट। तो आपका जो मोशन का जो क्वांटिटी होता है वो लीनियर मोशन में बेस्ट रिप्रेजेंटेशन करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक स्प्रिंग है जिसको हम लोग 4 सेंटीमीटर तक क्या करते हैं? कंप्रेस्ड करते हैं। ठीक है, कोई स्प्रिंग होता है मेरा, आपको पता है ये इस तरह का स्प्रिंग होता है, इसको हम लोग दबाते हैं तो ये कंप्रेस होता है। ठीक है, 4 सेंटीमीटर तक और ये जो एनर्जी स्टोर्ड करता है वो 2 जूल होता है। तो हम लोग जानते हैं जो मेरा स्प्रिंग होता है वो जो एनर्जी स्टोर्ड करता है वो कितना होता है मेरा? क्या होता है? फॉर्मूला ½ kx²। क्या होता है मेरा फॉर्मूला? ½ kx² होता है। ठीक है, तो आपको देखिए एनर्जी आपका दिया हुआ है 2 जूल है और ½ k हमको नहीं पता है। ठीक है, और x² का आपका वैल्यू दिया हुआ है 4 का स्क्वायर। तो ये सेंटीमीटर में, तो इसको मीटर में बदलने के लिए कितना कर लेंगे? 10⁻⁻⁴ कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा मेरा? 2 जूल बराबर 1/2 इंटू के और ये कितना हो जाएगा? 4×4 = 16। ठीक है, इंटू 10⁻⁻⁴। आप लोग को यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है समझने में? ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से ये ऊपर चला जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? 4 बराबर 16k इंटू 10⁻⁻⁴। ये 4 से 4 इधर चला जाएगा, ये नीचे में आएगा तो ये ऊपर चला जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? 10⁻4 0 और नीचे 4 आ जाएगा तो k का वैल्यू निकल गया। ठीक है, अब कह रहा है बताइए द फोर्स जो रिक्वायर्ड होगा 8 सेंटीमीटर तक एक्सपेंड करने के लिए। तो F बराबर हम लोग क्या जानते हैं? k इंटू x होता है। तो k तो मेरा आ गया इतना बाई 4 और इसको भी हम चेंज कर देंगे 8 सेंटीमीटर को, तो 8/100। 2 0 से 2 0 कट गया, 4 दूनी 8, तो कितना आ गया मेरा? 200 न्यूटन का क्या होगा मेरा? फोर्स अप्लाई होगा। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया? कोई दिक्कत समझने में? अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कह रहा है? 3 ब्लॉक्स है मेरा। क्या है? 3 ब्लॉक्स है आपका, 3 ब्लॉक्स है। ठीक है, मास जिसका दिया हुआ है मेरा क्या?
M1 M2 M3, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। और उस पर एक बार T1 T2 और एक फोर्स F लग रहा है। तो सबसे पहले तो हम टोटल फोर्स कैलकुलेट करते हैं। F बराबर टोटल क्या दिया हुआ है, तो मास क्या हो जाएगा, यहाँ पे तीनों मास को कंसिडर करेंगे हम लोग और इनटू क्या लिखेंगे, A लिखेंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत। तो F बराबर मेरा कितना है 40 और मास कितना दिया हुआ है मेरा 10 6 4, तो कितना हो जाएगा 10 6 16 4 20 हो जाएगा। और A हम निकाल लेते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 40 बराबर 20, तो A बराबर मेरा कितना आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है आप लोग को समझने में। और फिर कह रहा है हमको इस T2 का वैल्यू चाहिए, क्या चाहिए T2 का वैल्यू। तो T2 बराबर क्या हो जाएगा मेरा M1 प्लस M2 इंटू A हो जाएगा। और M1 M2 कितना हो गया 10 प्लस 6 और 2 A कितना निकालें 2, तो कितना हो जाएगा 16 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा 32 न्यूटन का फोर्स ये टेंशन T2 लगाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स इज कंजर्वेटिव। तो कंजर्वेटिव फोर्स वैसा होता है जिसको कोई पाथ का जरूरत नहीं हो, मतलब वो इंडिपेंडेंट वर्क कर सकता है, क्या कर सकता है इंडिपेंडेंट। और ऐसा सिर्फ दो ही जो है मेरा वो इंडिपेंडेंट मतलब बिना छुए बिना टच हुए फोर्स लग सकता है। एक तो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है और दूसरा आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि एक आदमी का वेट जो है सरफेस पे, अर्थ के सरफेस पे W है, ठीक है, क्या है W। और जब हम उसको 2 हाइट R पे ले जाते हैं, मतलब उसके सरफेस से उसको जो R का रेडियस है उससे दुगने रेडियस पे हम लोग क्या करते हैं ले जाते हैं, तो बताइए उस आदमी का जो वेट होगा वो क्या हो जाएगा। तो आपको एक बात पता है, जो अब हम सरफेस से अर्थ के सरफेस से ऊपर जाएं या अर्थ के सरफेस के सेंटर की ओर जाएं तो हमेशा मेरा जो ग्रेविटी एक्सेलरेशन है उसका वैल्यू क्या होता है डिक्रीज होता है, वेट क्या होता है मेरा डिक्रीज होता है, ये बात हमेशा याद रखें। लेकिन आपको पता नहीं है कि कितना डिक्रीज होता है, तो हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, G बराबर जो होता है मेरा क्या होता है G/m/r² होता है, क्या होता है G/m/r²। और जितना हम अगर हमको G ऊपर निकालना होगा कि ऊपर जाने पे कितना G हो जाता है, तो इसका फॉर्मूला होता है G' बराबर जो होता है Gm/r+h², मतलब कितना हाइट तक उसको लेके गए हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग को कोई दिक्कत समझने में, ठीक है। तो अब देखिए ये क्या हो जाएगा, पहले हम G' निकाल लेंगे। G मेरा तो सेम होगा सब जगह क्योंकि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या होता है हर जगह बराबर होता है और उसका वैल्यू क्या होता है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg होता है। तो ये आप लोग को हमेशा याद रखना है, इसका यूनिट भी याद रखना है, इसका वैल्यू भी याद रखना है, एग्जाम में डायरेक्ट भी पूछ सकता है, ठीक है। तो M तो मेरा M ही दिया हुआ है, R कितना है R और प्लस H का वैल्यू कितने हाइट तक ले जा रहे हैं 2R तक। इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा Gm/3R², ठीक है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा Gm/9R², G' का वैल्यू, ठीक है, ऊपर ले जाने पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का। इतना को हम क्या लिख सकते हैं, इतना को हम G लिख सकते हैं G। अब बाई क्या हो जाएगा 9। तो देखिए मेरा वेट का फॉर्मूला क्या होता है M इंटू G होता है, ठीक है। तो आपको पता है कि जब G ही आपका G/9 हो जाएगा तो वेट भी आपका क्या हो जाएगा W/9 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया, कोई दिक्कत है यहाँ तक समझने में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्या कह रहा है, ए बुलेट ऑफ मास, एक बुलेट है जिसका मास दिया हुआ है कितना 0.05 kg, ठीक है। और इसको हम इसका जो स्पीड है वो क्या इनिशियल स्पीड है इसका कितना है 90 मीटर पर सेकेंड। और ये एक हैवी वुडन ब्लॉक को क्या करता है हीट करता है। एंड द बुलेट इंटर्स द ब्लॉक एंड स्टॉप्ड एट द डेप्थ ऑफ, मतलब वो 30 सेंटीमीटर तक क्या करता है ट्रैवल करता है। तो ये आपका क्या दे दिया डिस्प्लेसमेंट दे दिया, 30 सेंटीमीटर तक वो डिस्टेंस तय करता है। तो बताइए जब बुलेट रुक रहा होगा तो उसका जो फोर्स होगा वो क्या होगा, ठीक है। तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं V² बराबर U² माइनस 2as, क्या जानते हैं V² बराबर U² माइनस 2as। तो इसको हम लिख सकते हैं V² माइनस U² बराबर 2as। यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोग को समझने में। अब V तो मेरा कितना हो जाएगा, जब बुलेट आपका रुक जाएगा तो V तो आपका फाइनल स्पीड 0 ही हो जाएगा, तो 0 का स्क्वायर माइनस U आपका कितना दिया हुआ है 19 का स्क्वायर और 2 इंटू एक्सेलरेशन हमको निकालना है, S कितना हो जाएगा मेरा 30/100 क्योंकि ये सेंटीमीटर में, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस और 9 का कितना हो जाएगा 8100, इतना तो आपको पता ही होगा। और ये कितना हो जाएगा मेरा 1 0 से 1 0 कट जाएगा और ये हो जाएगा 6 से 10, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोग को। ये देखिए कटेगा कितने बार में मेरा, 1 मिनट कहीं मैंने गलत तो नहीं ना काट दिया। देखिए इसको हम ऐसे कर देंगे 30/100, ये 0 से 0 5 ये कट जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 3a/क्या हो जाएगा 5, ठीक है।
3 से ये कट जाएगा 27 बार में, क्योंकि 27 3 जा कितना होता है 35। ए बराबर जो मेरा आ रहा है -1300 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मेरा वेलोसिटी क्या हो रहा है, घट रहा है, इसलिए एक्सेलरेशन का मान मेरा क्या है, निगेटिव में आया। ठीक है, तो अब हम लोग जानते हैं एफ बराबर क्या होता है, m × a होता है। और इस बुलेट का मास कितना दिया हुआ था, 0.05 दिया हुआ था। और इसका एक्सेलरेशन कितना आ गया मेरा 1300 500। ठीक है, तो इस पर जो फोर्स ये जो अप्लाइड करेगा, एक्सर्ट करेगा, कितना हो जाएगा 5/100 × 13500। तो ये 00 से 00 कट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा मेरा 675 न्यूटन। ठीक है, तो आप लोग को ये क्वेश्चन करने में तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्या कह रहा है, 2 वायर्स है, ए और बी सेम मटेरियल का, और लेंथ उसको हम स्ट्रेच करते हैं सेम लोड तक। तो डायमीटर मेरा अगर ए का ट्वाइस है बी के, तो बताइए उसका जो एक्सटेंशन होगा वो कितना हो जाएगा। तो उसका एक्सटेंशन 1:4 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कह रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थिन सर्कुलर रिंग ऑफ मास m and r रोटेटिंग अबाउट n axis पासिंग थ्रू इट्स सेंटर परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो क्या हो जाएगा, mr² हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट एग्जिस्ट फॉर लिक्विड इन अ ग्रेविटी फ्री स्पेस। तो उसका क्या हो जाता है आंसर, अपथ्रस्ट हो जाता है। अपथ्रस्ट जो होता है वो मेरा कभी भी ग्रेविटी लिक्विड में एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरा, 2 ऑब्जेक्ट्स A and B of masses 4 kg and 6 kg are acted upon the force F1 and F2 are required to accelerate them at इतना एंड इतना, विच ऑफ द फॉलोइंग। तो देखिए, एक मास आपका A का और एक है B आपका, 2 ऑब्जेक्ट है। इसका मास है 4 kg और इसका मास है 6 kg। ठीक है, इस पे जो एक्सेलरेशन लग रहा है वो 7 मीटर पर सेकेंड लग रहा है, और इस पे जो लग रहा है 4 मीटर पर सेकेंड लग रहा है। और इस पे जो फोर्स एक्सर्ट हो रहा है F1 और F2, तो F1 कितना हो जाएगा मेरा, F1 हो जाएगा 28 और F2 कितना हो जाएगा 24। तो बताइए मेरा F1 क्या है, F1 इज ग्रेटर देन F2 है, तो मेरा क्या हो जाएगा, F1 इज ग्रेटर देन F2। यहाँ तक कोई दिक्कत है आप लोग को समझने में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कह रहा है, डर्ट कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम कार्पेट ऑफ सेकिंग इट्स विगोरसली फॉर द सम टाइम इन प्रोसेस दैट इज। तो डर्ट जो मेरा जो हम किसी भी कारपेट से जो डर्ट हटाते, क्या करते हैं, कारपेट को मोशन में ला देते हैं, और डस्ट जो रहता है वो मेरा स्टेशनरी रहता है कारपेट पे, तो वो नीचे वहीं पे गिर जाता है। तो ये कौन से मोशन में आता है, ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, व्हाट इज द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ मास 50 ग्राम विच व्हेन फुल्ली इमर्स्ड इन वाटर 10 ग्राम। तो ठीक है, तो रिलेटिव डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कि टोटल आपका मास कितना दिया हुआ है 50, और जो आपका डुबाने के बाद जो मास बचा है वो कितना बचा हुआ है। तो आपका देखिए, डुबाने के बाद जो व्हेन फुल्ली इमर्स्ड इन वाटर वेट 10 ग्राम, तो कितना हो जाएगा बचा हुआ 40। ठीक है, तो इसमें को जब सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा मेरा आंसर 1.25 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या हो जाएगा मेरा, फाइंड द लेंथ ऑफ एज ऑफ अ क्यूब अ पीस ऑफ वुड विच वेट है 80 न्यूटन और 10 बराबर। तो देखिए कह रहा है हमको कोई क्यूब है। ठीक है, क्या क्या है मेरा, कोई क्यूब है, कोई ऑब्जेक्ट मेरा क्यूब के फॉर्म में, इसका हमको एज निकालना है, मतलब ए निकालना है। ठीक है, अगर उस क्यूब का वेट जो है 80 न्यूटन है। ठीक है, तो यहाँ से पहले हम इस क्यूब का मास निकाल लेते हैं। तो वेट बराबर मेरा क्या होता है, m × g होता है, और m तो हमको पता नहीं है। वेट कितना दिया हुआ, 80 न्यूटन ये दिया हुआ है, और g का वैल्यू कितना बोल रहा है 10 यूज़ करने के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे, 10 यूज़ कर लेंगे। ठीक है, 10, तो ये 10 से 10 तो कट गया, तो m बराबर मेरा 8 kg आ गया। कितना आ गया, 8 kg। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ। फिर क्या कह रहा है, इसका जो डेंसिटी है, वो डेंसिटी जो दिया हुआ है वो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होगा। अगर डेंसिटी 1 ग्राम सेंटीमीटर किलो में लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होगा। ठीक है, तो अब मास डेंसिटी बराबर हम लोग क्या जानते हैं, फॉर्मूला मैंने आपको पहले बताया था, मास अपॉन क्या होता है, वॉल्यूम होता है। क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। ये दिया हुआ है आपका 1000, ये दिया हुआ है आपका 8 kg, तो वॉल्यूम क्या निकल जाएगा, तो वॉल्यूम बराबर मेरा कितना हो जाएगा 8/1000। ठीक है, और जब हमको पता है कि क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, क्यूब का वॉल्यूम होता है ए क्यू, तो v बराबर हम लिख देंगे ए क्यू। तो v का मान कितना आया हुआ है मेरा, v का मान जो आया हुआ है 8/1000। इसका हम लोग क्या कर देंगे, क्यूब रूट निकाल देंगे इसका साइड निकालने के लिए। तो 2 का क्यूब कितना होता है 8, तो 2/10 का, तो 2/10। तो ए बराबर कितना आ गया मेरा 0.2 मीटर, और इसको अगर सेंटीमीटर में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। समझ में आया आप लोगों को। ये आपका ALP का CBT 2 का क्वेश्चन था, 2019 में आया हुआ है, देखिए आप लोग यहाँ पे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्या कह रहा है, फाइंड द मास ऑफ एन आयरन क्यूब ऑफ साइड 2 सेंटीमीटर। इस बार आपको डायरेक्टली ए बराबर दे दिया है 2 सेंटीमीटर, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा मेरा, वॉल्यूम आपको पता है वी ए क्यू होता है, तो कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ तक 8 सेंटीमीटर क्यूब, यहाँ तक कोई दिक्कत। और डेंसिटी आपका दिया हुआ है 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो आपको ग्राम में चेंज करने का जरूरत, किलोग्राम में चेंज करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका मास का आंसर भी किस में आ रहा है, ग्राम में आ रहा है। तो हम लोग क्या पढ़े हैं, डेंसिटी बराबर पढ़े हैं, मास अपॉन क्या पढ़े हैं, वॉल्यूम पढ़े हैं। तो आपका जब मास पूछ रहा है तो मास बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से डेंसिटी इंटू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो अब बताइए आपका डेंसिटी कितना दिया हुआ है 7.8, वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 8। तो जब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका जो आंसर होगा वो 62.4 ग्राम आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 62.4 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, कह रहा है एन ऑब्जेक्ट विद ग्रेटर हैज ग्रेटर इनर्शिया। जिस भी ऑब्जेक्ट का मास जितना ज़्यादा होगा उसका इनर्शिया क्या होता है, ज़्यादा होता है। ये बात हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कह रहा है मेरा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून इज 1/6 ऑन द अर्थ। मतलब जो मेरा मून का जो एक्सेलरेशन है AG है, मतलब जो मून का जो मेरा एक्सेलरेशन है GM जो है वो कितना है, सॉरी मून को MON लिख देते हैं। ठीक है, जो ये मून जो है मेरा G अर्थ का क्या है 1/6 भाग है, 1/6 भाग है। तो कह रहा है एक एस्ट्रोनॉट का वेट जो है 90 kgf है। तो पहले हम इसमें 90 इंटू क्या कर देंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे वेट निकालने के लिए। तो उसका अर्थ पे वेट मेरा जो है 900 न्यूटन है। ठीक है, तो पूछ रहा है उसका जो होगा वेट मून पे क्या होगा, तो 100 हम लोग 6 से क्या कर देंगे, डिवाइड दे देंगे। तो कितना आंसर आ जाएगा मेरा 150 न्यूटन। उसका जो मून पे जो होगा वेट वो कितना हो जाएगा 150 न्यूटन। आप लोग को समझने में कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ जुपिटर इज 2.5 टाइम्स ऑफ दैट अर्थ। मतलब जो जुपिटर का जो एक्सेलरेशन है G जुपिटर जो है मेरा वो क्या है मेरा G अर्थ के 2.5 ऑफ टाइम्स हो जाएगा। तो 2.5 ऑफ टाइम्स कितना हो जाएगा मेरा 5/2 टाइम्स। ठीक है, 5/2 टाइम्स है। तो अब पूछ रहा है हाउ मच वुड अढ़ाई के जो सैटेलाइट वेट इन न्यूटन ऑन जुपिटर। तो पहले तो हम पहले वेट निकालेंगे, अर्थ पे कितना हो जाएगा 250 इंटू 10 हो जाएगा। तो अर्थ पे वेट कितना हो जाएगा, वेट ऑफ अर्थ कितना हो गया 2500 न्यूटन। अब जुपिटर पे निकालने के लिए क्या करेंगे, 2500 को हम 5/2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा 6250 N न्यूटन हो जाएगा। मतलब जुपिटर पे जाकर उसका वेट और क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। समझ में आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या कह रहा है, ए ब्लॉक ऑफ मेटल ऑफ मास, एक मास जो है मेटल का वो दिया हुआ है 500 ग्राम। ठीक है, इसका रिलेटिव डेंसिटी आपका दिया हुआ है 2.5। पूछा है व्हाट विल बी अपेरेंट मास व्हेन इट्स फुल्ली इमर्स्ड इन वाटर। तो इसका अपेरेंट मास क्या होगा जब ये वाटर में फुल्ली इमर्स्ड होगा। ठीक है, तो आप एक बात, आपको एक फॉर्मूला याद रखना है कि रिलेटिव डेंसिटी का एक फॉर्मूला जो होता है वो होता है एक्चुअल मास इन एयर। मतलब उसका मास जो है हवा में कितना है, एक्चुअल मास क्या हो जाएगा इन एयर। समझ में आया। और बाई क्या हो जाता है मेरा एक्चुअल मास माइनस अपेरेंट मास। ठीक है, क्या हो जाएगा एक्चुअल मास माइनस अपेरेंट मास। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को कोई दिक्कत समझने में। तो अब देखिए अपेरेंट मास मतलब जो पानी में डूबा हुआ वेट है। ठीक है, तो एक्चुअल मास उसका RD कितना दिया हुआ है 2.5 रिलेटिव डेंसिटी, और इसका एक्चुअल मास कितना है 500 ग्राम है। ठीक है, 500 लिख देंगे 500। और मान लेते हैं उसका अपेरेंट मास कितना है मेरा x है। यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोग को समझने में। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 25/10 बराबर 500, और y क्या हो जाएगा 500 माइनस x। इसको जब काट देंगे 5 से और ये कट जाएगा 2 से। अब उसको 2 से मैं रखते 1000 बराबर कितना हो जाएगा 5×5 = 2500 और माइनस 5x। ठीक है, 5x को उधर ले आएंगे और ये उधर चला जाएगा तो 1500 बचेगा। तो x का मान कितना हो जाएगा 300 ग्राम। तो उसका एक्चुअल मास जो है वो कितना है 500 ग्राम, और वो पानी में जब डूबा हुआ है तब उसका मास कितना हो जाएगा 300 ग्राम। कोई भी जब हम पानी में डुबाते हैं ना तो उसका वेट जो है एक्चुअल से क्या होता है कम प्रतीत होता है, कम लगता है, भारी वो ज़्यादा नहीं लगता है पानी में। ये बात हमेशा आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अब कह रहा है मेरा क्वेश्चन कह रहा है एक यूनिफॉर्म मीटर स्केल जो है क्या है, उसका वेट जो है 50 ग्राम है। क्या है 50 ग्राम है। ठीक है, और इट इज़ पिवोटेड एट द 77 मार्क। और इसको हम लोग क्या करें 70 सेंटीमीटर के बाद पे पिवोट कर दिए, मतलब जोड़ दिए। वेयर शुड बी 40 ग्राम मास बी इक्वल, तो क्या हो जाएगा 40 इंटू क्या कर देंगे x,
और ये क्या हो जाएगा 20 × 50। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक। अब क्या हो जाएगा मेरा, ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में तो ये हो जाएगा मेरा 5 दूनी 10 और 2 शून्य ऐसे, तो 1 शून्य से 1 शून्य और 4 से 25, तो 25 सेंटीमीटर पे ये क्या हो जाएगा मेरा इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द मास इन केजी ए टैंक कंप्लीटली फिल्ड विद केरोसिन। एक टैंक है आपका क्यूबॉइड शेप में, ठीक है, कैसा शेप में, क्यूबॉइड शेप में, और हमसे इसमें पूछ रहा है फाइंड द मास। इसमें जो हम केरोसिन डाल रहे हैं उसका मास क्या होगा। अगर इसका वॉल्यूम जो दिया हुआ है आपका 5 × 2 × 1, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, LBH होता है 5 दूनी 10 मीटर क्यूब। यहाँ तक तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा। और डेंसिटी आपका दिया हुआ है 800 kg पर मीटर क्यूब। तो हम लोग क्या पढ़े, डेंसिटी बराबर जानते हैं मास बाई वॉल्यूम होता है। तो मास बराबर क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो क्या हो जाएगा 800 × 10, तो कितना आ जाएगा इसका मास 8000 kg आ जाएगा। मतलब केरोसिन कितना है 8000 kg है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जो एक्सेलरेशन होगा ग्रेविटी की वजह से वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कहाँ होता है, पोल्स पे होता है, और सेंटर पे क्या होता है 0 होता है, और इक्वेटर पे क्या होता है कम होता है। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या कह रहा है, फाइंड द डेंसिटी ऑफ अ पीस ऑफ वुड मीजरिंग 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर वेइंग 1.9 न्यूटन। ठीक है, तो हमको डेंसिटी निकालना है। तो सबसे पहले तो हम जानते हैं कि जो मेरा मास होगा वो क्या हो जाएगा, मेरा वेट बराबर क्या जानते हैं m × g होता है। तो अब अगर आपका वेट दिया हुआ है 1.92 और मास हम पहले निकालेंगे और g का वैल्यू आपको 10 लेने बोल रहा है, तो 1/92 बाई क्या हो जाएगा 100, और ये भी 10 नीचे आ जाएगा तो मास निकल जाएगा। ठीक है, तो मास बराबर आपका कितना आ गया 0.192 kg। ठीक है, कितना आ गया 0.192 kg आपका मास आ गया। अब वॉल्यूम क्या हो जाएगा मेरा, वॉल्यूम जो हो जाएगा 6 × 8 × 5, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे 6 × 8 × 5, तो ये सब सेंटीमीटर में, तो 100 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसको मीटर क्यूब में बदलने के लिए 8 × 6 = 48, 48 × 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 × 5 = 40 की 0 4 5 20 24 240 बटा क्या हो जाएगा 10 का पावर 6। तो एक जीरो से तो एक जीरो खत्म हो जाएगा, तो 24 × 10⁻⁻5 मीटर क्यूब आ गया है। यहाँ तक तो आप लोगों को कोई समझने में दिक्कत नहीं होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो हमको डेंसिटी निकालना है। तो डेंसिटी बराबर हम जानते हैं क्या होता है मास बाई वॉल्यूम। मास आपका क्या आया है 0.192 kg आया है, और वॉल्यूम आपका कितना आ गया 24 × 10⁻⁻5। यहाँ तक आप लोग को कोई दिक्कत है। अब ये देखिए ये ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 1/92, और ये नीचे 3 0 आ जाएगा, और ये ऊपर चला जाएगा 1 2 2 4 1 5 और नीचे 24। ये 3 0 से 3 0 तो ख़त्म हो गया। ठीक है, अब 24 से 192 कितने बार में कटेगा देखते हैं, 8 बार में कट जाए, हाँ ये 8 टाइम्स में कट जाएगा। तो आपका मास कितना आ गया 800, आपका जो डेंसिटी हो गया 800 kg पर मीटर क्यूब हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, किस पे, हम लोग 27 नंबर पे चलते हैं। क्या कह रहा है मेरा 27 नंबर कह रहा है आपका फाइंड द लेंथ ऑफ एज ऑफ मेटल क्यूब। फिर से वही क्वेश्चन है मेरा, कोई मेटल क्यूब है, ठीक है, कोई मेटल क्यूब है, इसका हमको एज मतलब साइड निकालने के लिए बोल रहा है, और अगर उसका डेंसिटी दिया हुआ है 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और उसका जो वेट दिया हुआ है वो दिया हुआ है 7.28 किलो न्यूटन। ठीक है, और हमसे क्या पूछ रहा है जी बराबर दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो सबसे पहले हम तो क्या जानेंगे, मेरा जो मेरा क्या होता है मास होता है, तो मास बराबर हम लोग क्या लिख देंगे W/g। तो ये कितना हो जाएगा 7.28 इंटू किलो न्यूटन है, तो इसको 10 का पावर 3 बाई क्या कर देंगे 10 कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। ये 1 0 से 1 0 खत्म हो जाएगा, 1728/100 इंटू 10⁻², ये से ये कट गया। तो आपका मास जो आ गया है वो 728 क्या आ गया है कि किलोग्राम आ गया है। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको समझने में नहीं, यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसको ग्राम में चेंज कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1/728, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, ये आपका ग्राम में आ गया। वॉल्यूम आपका डेंसिटी दिया हुआ है, ठीक है, तो डेंसिटी 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है। तो हम इसको क्या कर देंगे, डेंसिटी बराबर हम लोग जानते हैं मास अपॉन क्या होता है वॉल्यूम होता है। तो वॉल्यूम बराबर क्या हो जाएगा मास बाई डेंसिटी। तो मास आपका कितना दिया हुआ है 1728 इंटू 000, और इसको जब हम 8 से डिवाइड करेंगे, कितने से 8 से, ठीक है, तो कितना आ जाएगा मेरा आंसर
बताइए आप लोग, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो मेरा जो वॉल्यूम आएगा वो आएगा 216 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, फिर इसका हम वॉल्यूम तो हमको पता चल गया है, तो वॉल्यूम बराबर ए क्यू होता है, तो वी बराबर हम लोग क्या करेंगे 216 का क्यूब रूट कर देंगे, तो कितना आ जाएगा मेरा 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो बच्चा जो है 24 किलो और एक मतलब एक मेरा सीशॉ है, यहाँ पे बीच में ये फलक्रम है। ठीक है, और क्या कह रहा है ना, एक बच्चा एक जो है 16 केजी का, एक 24 केजी का, 24 केजी का 16 केजी का दो बच्चा है। ठीक है, और इस कितने डिस्टेंस पे है, एक है 1 मीटर पे और एक है मेरा कितने पे 0.625 पे। ठीक है, और क्या कह रहा है, इफ द फ्रॉम बॉडी, और एक मास इधर रखा हुआ है जिसका डिस्टेंस कितना दिया है 1.6। तो हमसे पूछ रहा है कि बताइए जो इसका इक्विलिब्रियम कंडीशन में ये जो m है उसका वैल्यू कितना होगा। तो कितना हो जाएगा 424 इंटू 1 प्लस 16 इंटू क्या हो जाएगा 625/1000 बराबर क्या हो जाएगा m इंटू 1.6। ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 24 प्लस 16 इंटू ये कितने बार में कट जाएगा, 25 बार में, और ये कितने बार में कटेगा 40 बार में। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत, ये 5 बार में कट जाएगा, ये 8 बार में, ये 2 बार में, तो ये इधर आ जाएगा 10। ठीक है, सॉल्व कीजिएगा। आप लोग कहीं प्रॉब्लम होगा तो बताइएगा। m इंटू 16 बटा क्या हो जाएगा 10, तो ये हो जाएगा 34 बराबर 16 m/10, तो ये हो जाएगा m बराबर 340 इंटू 16। तो मेरा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 21.25 kg का इधर जो आदमी होगा उसका वेट होगा। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है मेरा द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जो मेरा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है इक्वेटर पे वो होता है 9.78 है। ये हमेशा आप लोग याद रख लीजिएगा। ठीक है, कह रहा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मार्स इज 1/3 ऑन द अर्थ, मतलब जो मेरा मार्स का जो ग्रेविटी है वो उसका कितना है 1/3 है अर्थ के। ठीक है, तो फिर कह रहा है एक एस्ट्रोनॉट का जो वेट है 72 kg अर्थ पे, तो मार्स पे कितना होगा, तो 72/3 कर देंगे तो कितना हो जाएगा मेरा, सॉरी 72 kg है, तो पहले तो इसका हम वेट निकालेंगे, तो वेट कितना हो जाएगा 720 इंटू 10, तो कितना हो जाएगा 720। अब वेट ऑफ हम मार्स निकालेंगे, ये अर्थ का वेट है, वो मास निकालेंगे, तो 720 से हम लोग क्या करेंगे 3 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा मेरा, ये हो जाएगा 3 नीचे 240 न्यूटन हो जाएगा। कितना आ जाएगा 240 न्यूटन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरा, व्हाट इज द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ सॉलिड ऑफ मास 75 ग्राम व्हेन फुल इमर्स्ड इन वाटर, वेट 25 ग्राम। तो मैंने आपको बताया था रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वेट ऑन एयर, जो एयर में जो वेट है वो, और डिवाइड बाई क्या हो जाता है वेट ऑन एयर माइनस अपेरेंट बेस, क्या होता है वेट ऑन एयर माइनस अपेरेंट बेस। ठीक है, तो एयर में वेट कितना है 76, और जब डुबाने के बाद जो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 25, तो ये कितना हो जाएगा 25 के 75 25 मतलब 1.5 आएगा। ठीक है, इसका रिलेटिव डेंसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द एफर्ट डन टू शिफ्ट लोड इज 50 न्यूटन एंड द वर्क डन बाई मशीन इज 3। तो बताइए उसका लोड क्या हो जाएगा। तो एफर्ट जो होता है मेरा क्या होता है, मेरा एफर्ट बराबर होता है, सॉरी जो वर्क डन जो बराबर होता है मेरा, जो एफर्ट जो हम लोग डन कर देते हैं वो क्या हो जाता है जितना वर्क किए हैं मशीन के द्वारा और जितना यूनिट्स हम किए हैं, तो कितना हो जाएगा 14 इंटू 5 45 यूनिट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अगर वाटर का स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 से कम है तो पानी क्या जो अगर किसी बॉडी का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो 1 से कम है तो वो पानी में क्या करता है फ्लोट करता है। ठीक है, कह रहा है द वॉल्यूम ऑफ अ सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर। देखिए कोई भी जो मेरा वाटर होता है ना, मेरा मान लीजिए एक ग्राफ है। ठीक है, एक ग्राफ है, यहाँ पे 4 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, तो मेरा जब हम 4 डिग्री सेल्सियस पे लाते हैं ना तो मेरा वॉल्यूम जो होता है ना वो मिनिमम होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पे मिनिमम होता है और वॉल्यूम मिनिमम होता है और डेंसिटी क्या होता है मेरा मैक्सिमम होता है। ठीक है, और 4 से 0 ले जाएंगे तब भी वॉल्यूम बढ़ेगा। ठीक है, तो ये बात हमेशा याद, 0 से 4 ले जाएंगे तो वॉल्यूम मेरा क्या होता है डिक्रीज करता है, 0 से 4 लाने पे वॉल्यूम डिक्रीज करता है, लेकिन 4 से 0 ले जाने पे वॉल्यूम क्या होता है इंक्रीज करता है। तो इसमें हम 0 से 4 ले जा रहे हैं तो वॉल्यूम क्या होगा मेरा डिक्रीज करेगा, क्या होगा डिक्रीज करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है इफ ए बॉडी इज होमोजीनियस देन डेंसिटी ऑफ ए फंक्शन इज क्या होता है मेरा पोजीशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इट इज मेनली ड्यू टू ग्रेविटेशनल इफेक्ट ऑन द रोटेटिंग और दैट लेवल ऑफ अर्थ इन सी राइज फॉल्स। तो किसकी वजह से होता है, मून की वजह से। मून जो है हम लोग के चारों तरफ, अर्थ के चारों तरफ रोटेट करता है, जिसकी वजह से क्या होता है ग्रेविटेशनल इफेक्ट की वजह से
हम लोग का जो वाटर जो होता है सी का, और वो क्या होता है राइज और फॉल करता है, क्योंकि वो उसको क्या करता है अट्रैक्ट करता है। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक ऑब्जेक्ट है जिसका वेट एक्स है अर्थ पे, और फिर हम उसको सेम ऑब्जेक्ट को मून पे रख देंगे तो उसका वेट क्या होगा, तो उसका वेट क्या हो जाएगा लेस हो जाएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन वहाँ क्या हो जाता है x/6 हो जाता है। कह रहा है एक ब्लॉक है जिस जो पानी में क्या हो रहा है तैर रहा है, जो कि 65% तक तैर अंदर डूबा हुआ है। तो कह रहा है इट्स डेंसिटी, तो जो मेरा देखिए मेरा जो पानी का जो होता है डेंसिटी, और डेंसिटी ऑफ क्या होता है डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, बाय डेंसिटी ऑफ क्या हो जाएगा आपका वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है, और बराबर क्या होता है जितना परसेंट वो पानी में इमर्स्ड है, इमर्स्ड पार्ट, ठीक है, अब बाई क्या हो जाता है मेरा टोटल पार्ट, ठीक है। तो अब बताइए आपका जो डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है वो आपको नहीं पता है। वाटर का डेंसिटी कितना होता है 1000 ग्राम सेंटीमीटर, इमर्स पार्ट कितना है 65, और टोटल पार्ट कितना हो जाएगा 100। तो अब बताइए डी नॉट बराबर क्या हो जाएगा मेरा 65/100, और ये कितना हो जाएगा 1000, ठीक है, ये 100 है, 2 जीरो से 2 जीरो, तो 650 उस बॉडी का क्या हो जाएगा 650 kg/m3। और इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं 0.65 × 10⁻³ kg/m³, ठीक है। आप लोग को यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द डेंसिटी ऑफ फ्रेश वाटर इज द डेंसिटी ऑफ सॉल्ट वाटर। तो जो फ्रेश वाटर का डेंसिटी होता है वो कम होता है सॉल्ट वाटर के कंपैरिजन में, ठीक है। अब नेक्स्ट कह रहा है द मास ऑफ डेंसिटी ऑफ ए मटेरियल इज डिफाइंड एज। तो डेंसिटी कैसे डिफाइन करता है, मास अपॉन पर यूनिट वॉल्यूम, क्या हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है। कह रहा है अगर WM वेट है ऑब्जेक्ट का अर्थ और मून पे, तो बताइए WE और WM क्या हो जाएगा। तो देखिए WE जो WM का क्या होता है 6 होता है, तो ये 6 ऊपर चला जाएगा तो सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है, द रिलेटिव डेंसिटी, जो गोल्ड का रिलेटिव डेंसिटी है 9.3 है, ठीक है, तो उसका डेंसिटी का SI यूनिट क्या होगा, तो इसका SI यूनिट क्या हो जाएगा, तो हम लोग क्या जानते हैं रिलेटिव डेंसिटी दिया हुआ है गोल्ड का, तो क्या हो जाएगा डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको हम लोग एक और फॉर्मूला होता है रिलेटिव डेंसिटी का, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बाई क्या हो जाएगा डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड वाटर, या फिर स्टैंडर्ड लिक्विड बोलते हैं, यहाँ पे लिक्विड के रूप में हम लोग क्या ले रहे हैं वाटर ले रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा मेरा ये दिया हुआ है आपका 19.3, ये आपको निकालना है डेंसिटी ऑफ गोल्ड, और इसका आपको SI इसका दिया हुआ है 1000, तो ये उधर जाके क्या हो जाएगा DG बराबर डेंसिटी ऑफ गोल्ड बराबर 19.3 × 10⁻³ kg/m³, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, कह रहा है एक ऑब्जेक्ट का मास जो है अर्थ पे आपका 100 kg है, तो बताइए इसका मून पे क्या होगा, तो बता रहे मास कभी क्या होता है नहीं बदलता, तो वो भी क्या हो जाएगा 100 kg ही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द आइडियल इक्वेशन गैस इज, तो गैस का जो आइडियल इक्वेशन होता है PV/T × μr होता है, क्या होता है PV/T × μr। वाटर का मैक्सिमम डेंसिटी कितने डिग्री सेल्सियस पे होता है 4 डिग्री, और मिनिमम वॉल्यूम कहाँ होता है 4 डिग्री पे, ये बात याद रखिएगा। कह रहा है कंसीडर ए प्लैनेट हुज मास एंड रेडियस। देखिए ये क्वेश्चन क्या है मेरा, क्या कह रहा है कि मान लीजिए आपके पास एक प्लैनेट है कोई जिसको हम लोग कंसीडर करें, उसका जो मास है वो 1/2 ऑफ दैट मास है, मतलब m इस प्लैनेट का, तो ये अर्थ के प्लैनेट का क्या है हाफ है, ठीक है। और इसका जो क्या बोलते हैं रेडियस है, रेडियस ऑफ प्लैनेट जो है वो रेडियस ऑफ अर्थ के क्या है हाफ है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में। तो अब कह रहा है बताइए जो इस ऑब्जेक्ट का जो वेट होगा अर्थ पे वो उस प्लैनेट पे क्या होगा। तो देखिए हम लोग क्या जानते हैं G बराबर जो हम लोग जानते हैं, छोटा G बराबर हम लोग क्या जानते हैं Gm² हो जाएगा। यहाँ पे अर्थ का पता है हम लोग को ये स्क्वायर नहीं होता है RE², ठीक है। यहाँ तक तो हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्लैनेट का क्या हो जाएगा G' मतलब प्लैनेट का, तो G इंटू मास P के जगह क्या लिखेंगे me/2 दिया हुआ है, और RP के जगह क्या दिया हुआ है RE/2 का होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा Gme/2 बटा क्या हो जाएगा RE² 4, ठीक है। तो अब देखिए ये कट जाएगा 2 बार में, तो कितना आ गया मेरा G' जो आ गया Gme बटा RE² 2। तो इतना को हम क्या लिख सकते हैं, इतना को हम G लिख सकते हैं /2। तो उसका जो वेट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो हम लोग वेट बराबर क्या जानते हैं m × G जानते हैं, तो क्या हो जाएगा m × G/2। देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ पे ऑप्शन बोल रहा है D, लेकिन ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे
ये देखिए ये क्या हो जाएगा मेरा, ये g/2, ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है, ये 2g हो जाएगा, समझ में आया। तो वेट कितना हो जाएगा, 2w हो जाएगा, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। लेकिन यहाँ से आपके बारे में मास के बारे में पूछा है, वेट के बारे में नहीं पूछा है, मास के बारे में पूछा है। तो मास जो है उसका ऑब्जेक्ट का वेट अर्थ पे है और अर्थ विल वेट ऑन दैट प्लानट। देखिए यहाँ पे वे लिख के कन्फ्यूज़न कर रहा है, अगर आपको वेट रहता तो वो हो जाता मेरा कितना 2w, लेकिन आपको अगर मास के कंपैरिजन में पूछेगा तो w ही हो जाएगा। तो हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि वेट पूछ रहा है या मास पूछ रहा है, ठीक है। एक क्यूबिकल ब्लॉक है, मतलब क्यूब है मेरा, उसका साइड दिया हुआ है आपको 10 सेंटीमीटर, ठीक है, और वो 60 ग्राम फ्लोट्स कर रहा है वाटर में। तो बताइए उसका पानी का जो क्यूब होगा उसका मास जो है 600 ग्राम्स है और वो क्या कर रहा है, पानी में फ्लोट कर रहा है, ठीक है। तो पूछ रहा बताइए पानी में जो क्यूब का कितना हिस्सा डूबा हुआ है। तो हम लोग क्या जानते हैं, डूबा हुआ हिस्सा निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, मास ऑफ वॉल्यूम, जो मास होगा उसका वॉल्यूम, पहले एक मिनट मास दिया हुआ है, वॉल्यूम कितना हो जाएगा मेरा 10 इंट का क्यूब, तो कितना हो जाएगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब। अब हम लोग जानते हैं कि डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो मास मेरा कितना दिया हुआ है 600 और वॉल्यूम दिया हुआ है 1000, तो कितना आ गया मेरा 0.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है, ठीक है। अब हमसे पूछा है कितना पानी में डूबा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, इसको हम 0.6 इंटू क्या कर देंगे 100 कर देंगे, तो कितना 60% जो पानी में क्या होता है डूबा हुआ भाग है उसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्चुअल वेट ऑफ पर्सन इज डिटरमाइंड बाय। तो किसी भी वेट, आदमी का जो एक्चुअल वेट है वो किससे डिफाइंड होता है, वो मास और उसके एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से होता है। कह रहा है द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द मून इज 1/6 है और उसका ऑब्जेक्ट का वेट 12 न्यूटन है। तो अर्थ पे वेट क्या हो जाएगा मेरा, अर्थ विल वेट ऑन द मून, तो उसका जो वेट मून पे क्या हो जाएगा, तो बाई 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 12/6 करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 न्यूटन आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आइडेंटिफाई द वेरिएबल फ्रॉम बिलो दैट डज नॉट डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ गैस। तो आपका जो टाइम होता है वो कभी भी आपका बिहेवियर ऑफ गैस नहीं बताता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द डेंसिटी ऑफ एन आइडियल गैस कैन बी डबल्ड बाय। तो अगर हम किसी भी गैस का हमको डेंसिटी डबल करना है तो हम उसके एब्सोल्यूट टेम्परेचर को क्या कर देंगे, डबल कर देंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ स्पेसिफिक मास जो है उसका क्या होता है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का जो स्पेसिफिक मास होता है वो अर्थ पे ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू मून, ठीक है। कह रहा है द डेंसिटी ऑफ आइस इज, जो आइस का जो डेंसिटी होता है वो कम होता है वाटर के कंपैरिजन में, ठीक है। कह रहा है द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज न्यूमेरिकल वैल्यू, ये किसका न्यूमेरिकल वैल्यू, इनर्शिया का। कह रहा है अपेरेंट वेट मास ऑफ पीस व्हेन फुल्ली इमर्स्ड इन 60 ग्राम, ठीक है। इफ द रिलेटिव डेंसिटी RD आपका दिया हुआ है कितना 2.5, एक्चुअल वेट आपको नहीं पता है और अपेरेंट वेट आपको दे दिया, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व नहीं कर लेंगे, इसका क्या हो जाएगा 25/10 बराबर x/x माइनस 60, इसको सॉल्व करेंगे 5 और ये 2, तो क्या हो जाएगा 2x बराबर 5x माइनस 12, 60 × 300, ये इधर आ जाएगा 300 और ये हो जाएगा 3x, तो 3 बराबर, तो x बराबर कितना आ गया आपका 100 ग्राम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, क्या कह रहा है फाइंड द वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब। अगर किसी मेटल का जो है डेंसिटी दिया हुआ है आपको 5000 किलोमीटर क्यूब, ठीक है, और उसका जो वेट दिया हुआ है 10.8 न्यूटन, तो मास कैसे निकालते हैं, W बराबर क्या हो जाएगा m/g। तो वेट बराबर कितना हो जाएगा मेरा, मास बराबर कितना हो जाएगा मेरा W/g 10.8/10। तो हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 10.8/100, तो ये हो जाएगा 1.08 kg, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा आप लोगों को। अब कह रहा है उसका जो वॉल्यूम निकालना है वो सेंटीमीटर क्यूब में निकालना है, ठीक है। तो पहले हम इसका क्या निकाल लेते हैं, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डेंसिटी क्या हो जाएगा मेरा मास अपॉन डेंसिटी हो जाएगा। मास दिया हुआ है 1.08 और डेंसिटी आपका दिया है 5000। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 108/100 और इंटू 5000। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितने बार में कट जाएगा, ये 54 और ये 50 और ये कट जाएगा मेरा 27 बार में और ये कट जाएगा 25 बार में, और कुछ कट रहा है नहीं। 27 बाई क्या हो जाएगा 125,000। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो जो मेरा वॉल्यूम आएगा वो मेरा आएगा जब हम इसको, और फिर हम इसको, ये मेरा आ गया मीटर क्यूब में, ठीक है। अब मीटर क्यूब को हमको किस में बदलना है, सेंटीमीटर क्यूब में। तो 27 बाई क्या हो जाएगा 125
जीरो जीरो, और मीटर क्यूब को हम क्या हो जाएगा 2 2 4 और 2 6, 3 जीरो से तो ये कट गया, बचा ऊपर में 27/125 गुना 1000, तो ये कट जाएगा 5 बार में, और ये कट जाएगा 40 बार में, और ये कट जाएगा 8 बार में। ठीक है, तो देखिए 8 सती 56, हाथ में 5, 8 दूनी 16, 5 21, 216 सेंटीमीटर क्यूब आ गया वॉल्यूम आपका क्यूब में। तो इसका हमको वॉल्यूम ही तो निकालना था, 260 to 116। समझ में आया आप लोगों को? यहाँ तक कोई दिक्कत? अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बॉडी ऑफ मास जो है 60 kg का है। कितने का है? 60 kg मास दिया हुआ है, और उसका वेट जो है 220 न्यूटन है मार्स पे। तो पूछ रहा है व्हाट इज द एक्सेलरेशन, तो वेट है उसका 222 मार्स पे। ठीक है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा मार्स पे, तो आप लोग जानते हैं W बराबर क्या होता है m/g। तो 222/60 इंटू क्या हो जाएगा g, तो g बराबर मेरा कितना हो जाएगा 222/60। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कह रहा है, अगर दो ऑब्जेक्ट्स है अपियर्स ऑन वन पैन ऑन 40 स्केल W1 और अदर पैन W2, तो उसका जो ट्रू वेट हो जाता है √W1 + W2 हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर से कह रहा है एक बॉडी है जिसको हम सक्सेसफुली फॉल्टी बैलेंस पे रख देते हैं, उसका साइड्स अनइक्वल है और वेट दिया हुआ है 6.4 और इंटू 10, तो इसको कर देंगे तो कितना हो जाएगा 64/10 इंटू 10, तो ये 10 से 10 तो कट जाएगा, मेरा कितना आ जाएगा 8 ग्राम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कह रहा है, एक वुडन प्लैंक है जिसको हम लोग क्या करते हैं रोटेट करवाते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस मिडिल के अक्रॉस। ठीक है, एक बच्चे का मास कितना है 20 kg है, जो कि एक साइड पे बैठा है जिसका डिस्टेंस 1.5 मीटर फ्रॉम द एक्सिस है, और दूसरे साइड पे एक बच्चा बैठा हुआ है जो 60 kg के डिस्टेंस पे बैठा हुआ है। तो बताइए कौन सा बॉयज राइज करेगा। तो देखिए 20 kg वाले का कितना लोड लगेगा, तो 20 × 15/10 कितना हो जाएगा 10 दूनी 20, मतलब ये 30 किलो लगा रहा है आपका, 30 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। और दूसरा बच्चा जो आपका बैठा हुआ है 16 × 2, तो कितना हो जाएगा, ये आपका 30 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। तो फोर्स ज़्यादा कौन लगा रहा है 30 न्यूटन वाला, तो कौन सा बच्चा ऊपर उठ जाएगा, तो आपका जो 20 किलो वाला बच्चा जो कम फोर्स लगा रहा है वो ऊपर उठ जाएगा, और 30 न्यूटन वाला बच्चा क्या रहेगा नीचे बैठा हुआ रहेगा। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, क्या कह रहा है, इन कंपैरिजन टू द मेजरमेंट सरफेस ऑफ अर्थ दोज ऑन टॉप ऑफ माउंट एवरेस्ट डेमोन्स्ट्रेट। तो क्या कहता है, वेट आपका डिक्रीज होता है, क्या होता है आपका वेट डिक्रीज होता है। ठीक है, आपका जो वेट होता है वो डिक्रीज करता है। कह रहा है दो लिक्विड आपका सेम मास का और उसका डेंसिटी क्या है सेम अलग अलग है, अगर हम इसको डुबाएंगे तो पूरे मिक्सचर का डेंसिटी क्या हो जाता है 2d1 और क्या हो जाता है d2/d1 + d2। ये बात आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 100 kg। एक ऑब्जेक्ट का मास क्या है मेरा 100 kg है, अगर उसका एक्सेलरेशन मून पे 1/6 है ऑब्जेक्ट ऑफ, तो उसका वेट कितना हो जाएगा, तो वेट उसका मास जो होगा वो तो सेम ही रहेगा 100 kg। कह रहा है इट इज़ ईजियर टू स्विम इन द सीम देन इन द रिवर, क्योंकि जो पानी जो होता है सी का उसका डेंसिटी क्या होता है वाटर के सी से क्या होता है क्या होता है कम होता है, ये इसलिए हम कर पाते हैं डेंसिटी ऑफ सी की वजह से। ऐसा क्यों होता है कि जो डेंसिटी ऑफ सी होता है, जो समुद्र का पानी होता है उसका डेंसिटी क्या होता है ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू रिवर। ठीक है, अब कह रहा है द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मैक्सिमम, तो किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट होता है वो पोल्स पे क्या होता है ज़्यादा होता है, क्योंकि मेरा पोल्स पे जो ग्रेविटी एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या होता है हाई होता है। कह रहा है द वेट ऑफ बॉडी एट द सेंटर ऑफ अर्थ, तो जो सेंटर ऑफ अर्थ पे है उसका वेट ऑफ बॉडी क्या होता है 0 होता है। ठीक है, तो आप लोग ये बात याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ आइस इज 0.9 एंड व्हाट पॉट ऑफ विल बी एबव द वाटर व्हेन इट्स पुट इन वाटर। तो क्या हो जाएगा मेरा, हम लोग क्या पढ़ते हैं डेंसिटी ऑफ आइस बराबर क्या हो जाएगा डेंसिटी ऑफ वाटर, और ये कितना वॉल्यूम कितना हो जाएगा इसका, मान लीजिए वॉल्यूम ऑफ क्यूब है 1 × 1 × 1 तो 1 सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, और इसका रिलेटिव डेंसिटी दिया हुआ है 0.9। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 0.9/1 बराबर x/1, तो इसका कितना आ जाएगा 0.1 पार्ट है जो पानी के ऊपर में है और 0.9 पार्ट क्या है डूबा हुआ है। ठीक है, तो क्या कह रहा है द वेट ऑफ एयर इज़ 30 ग्राम। ठीक है, किसी भी बॉडी का एयर में वेट कितना है मेरा 30 ग्राम है। ठीक है, और इसको पानी में जब डुबाए हुए हैं तब इसका 26 पॉइंट, तो रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है 30/26
30 माइनस क्या हो जाएगा 26.25, तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे 30 बाई क्या हो जाएगा 3.75, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कह रहा है, वही क्वेश्चन है, इक्वल वेट है और डेंसिटी है, तो क्या हो जाएगा 2 रो 1 रो 2 रो 1 प्लस रे 2। हम लोग डेंसिटी को रो से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, कह रहा है एक वेसल है जिसका मर्क्यूरी, सॉरी ये DMRC का क्वेश्चन, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या रहा है, द रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस व्हेन अ ब्लॉक एयर इज सस्पेंडेड टू 60 न्यूटन व्हेन ऑफ द ब्लॉक इज इमर्स्ड इन लेस वॉल्यूम ऑफ वाटर, तो ये वही है, क्या हो जाएगा मेरा 60/60 माइनस 40, तो क्या हो जाएगा 60/20, कितना हो जाएगा रिलेटिव डेंसिटी 3 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक वेसल है जिसको हम लोग क्या कर रहे हैं ऑयल से फील कर रहे हैं, उसका रिलेटिव डेंसिटी 1.2 है और उसको 3 सेंटीमीटर हाइट तक, ठीक है, और वाटर इज फील्ड अप टू 10 सेंटीमीटर एबव इट। इफ द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मर्करी इज इतना, देन द बॉटम ऑफ द वेसल विल बी। ठीक है, तो ये कितने के बराबर हो जाता है 1 सेंटीमीटर ऑफ Hg के क्या हो जाता है बराबर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4 सब्सटेंसेस हैं M1 M2 M3 एंड M4। ठीक है, M1 है, M2 है, M3 और M4 है। सबसे बड़ा आपका कौन है, M2 है। ठीक है, देखिए यहाँ पे सबसे बड़ा आपका M2 है, फिर M3 है, फिर M1 है और फिर M4 है। ठीक है, मास में, और सबका डेंसिटी जो है क्या होगा, वॉल्यूम जो है सबका सेम है, वॉल्यूम सेम है, तो मास डेंसिटी बराबर हम लोग क्या पढ़े हैं, मास अपॉन वॉल्यूम। तो बताइए वॉल्यूम तो सेम है तो डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा M, और सबसे बड़ा आपका क्या है M4 आपका सबसे बड़ा है, तो इसका डेंसिटी सबसे विच सब्सटेंस विल हैव लीस्ट डेंसिटी, सॉरी सबसे लीस्ट डेंसिटी की किसका होगा, तो सबसे बड़ा आपका कौन है M2 है और सबसे छोटा कौन है M4, इसलिए इसका लीस्ट डेंसिटी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से वही कह रहा है कि अगर वॉल्यूम का V1 V2 V3 दिया हुआ है और V4 जो है V2 V3 और V1, इसमें सबसे ज़्यादा V1 है, तो मेरा डेंसिटी सबसे कम, विच ऑफ द बॉडी विल हैव ग्रेटर डेंसिटी, तो सबसे ज़्यादा ग्रेटर डेंसिटी किसका हो जाएगा मेरा, तो इसका V1 का हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कह रहा है, व्हाट इज डेंसिटी ऑफ सॉलिड मेटल्स व्हेन हीटेड, जब हम किसी भी सॉलिड मेटल को हीट करते हैं तो उसका डेंसिटी क्या होता है, डिक्रीज करता है। ठीक है, कह रहा है जनरली द डेंसिटी ऑफ एनी लिक्विड इंक्रीजेज विथ इंक्रीजेज टेम्परेचर, नहीं डिक्रीज होता है, जब भी हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो डेंसिटी क्या होता है, डिक्रीज करता है। फिर कह रहा है हुज डेंसिटी विल बी हायर इन द सेम क्वांटिटी ऑफ विस्कस थिक लिक्विड एंड नॉन विस्कस, तो विस्कस का जो होता है गाढ़ा जो लिक्विड होता है उसका डेंसिटी क्या होता है, ज़्यादा होता है। अगर कोई सब्सटेंस का डेंसिटी D है और वो पानी में हम उसको इमर्स किए और वो कम्प्लीटली सिंक हुआ है, तो वो क्यों हुआ है, क्योंकि उसका जो डेंसिटी है पानी के डेंसिटी से क्या हो जाएगा मेरा ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए वो क्या होता है डूब जाता है। तो आपका मास वेट एंड डेंसिटी क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। अब मैं नेक्स्ट लेके आऊँगी आपके साथ स्पीड वेलोसिटी यूनिट एंड मेजरमेंट का क्वेश्चन। ठीक है, तो तब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपको जहाँ पे भी प्रॉब्लम हो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए। थैंक यू।